वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर फाइनली पीवाईक्यू वीडियो ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर पहले लेकर आए हैं। उसके बाद जल्द से जल्द कैटालिसिस लाएंगे, वैसे उसका कम ही हिसाब किताब रहेगा तो वो भी देख लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में है यार कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। सो आई होप आप सभी को मजा आएगा एंड लगभग लगभग जो भी सवाल, जो भी न्यूमेरिकल, जो भी डेरिवेशन पूछेंगे आपसे इस पेपर में, वो मेरे हिसाब से इस वीडियो से निकल जानी चाहिए। बहुत हाई चांस है कि आपको यहीं कहीं से कुछ ना कुछ सवाल मिलने वाला है और काफी सवाल आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल वाले हो गए या आपके वो जो रेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ अलग अलग उसके लिए लिखते थे ना, निकलवाते थे ऑर्डर वगैरह वाले, तो वो आपको मिलने वाले हैं। तो आप जरूर देखिएगा। आई होप आप पढ़ाई बढ़िया बढ़िया से कर रहे होंगे। डेट शीट तो खैर पता नहीं क्या क्या हुए जा रहा है, वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आप लोग तब तक भरोसा मत करिएगा कि फाइनल डेट शीट आ गई, जब तक आप एग्जाम देने ना चले जाएं। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि जब एग्जाम देने जा रहे हो तब भी एक बार डेट शीट चेक करके जाएं कि कहीं बदल तो नहीं गई। आपका एग्जाम हो सकता है किसी और दिन रीशेड्यूल कर दिया गया हो, तो अगर ऐसा हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मतलब ऐसा ना ही हो, मतलब इतना तो नहीं होगा बट हो गया तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी है। जैसा सिनेरियो चल रहा है, मतलब इतनी बार सोचा नहीं था किसी ने कि इतनी बार भी डेट शीट बदलेगी। अब डेफिनेटली प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होंगी, बट क्या प्रॉब्लम है ये ना मैं जान सकता ना आप जान सकते, क्यों चेंज हो रहा है। बाकी यही कहूंगा कि यार यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व दुआ करनी चाहिए भाई अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, कि उनकी जो भी परेशानी हो रही है, जो भी उन्हें मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली स्पेस इशू या कुछ ना कुछ डेट्स कहीं ना कहीं क्लैश कर रही होंगी। तो दिक्कत है यार, मतलब ऐसे मैनेजमेंट का काम हल्का नहीं होता। हमसे पूछा यार, मतलब मैनेज मैनेज जब करनी होती चीजें तो मुश्किल होता है। डेट्स वगैरह का काम काफी ज्यादा होता है। अब होता है कभी कुछ उस दिन कुछ इवेंट रखा होगा या कुछ होगा काम वाम टीचर्स का, या कुछ और भी हो सकता है, एक्स वाई जेड चीजें, और उसी दिन आपने पेपर रख दिया हो पहले डेट शीट में, फिर वो चेंज करा, फिर अगर एक चेंज करते हैं तो हजारों मतलब इतना इंटरकनेक्टेड है। एक पेपर चेंज करा सेमेस्टर 6 का, अगर कुछ क्लैश हो गया 8 का 4 का किसी का भी होगा, तो भाई आपको पूरी लगभग डेट शीट बदलनी पड़ सकती है। ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, बिल्कुल दुख दर्द समझ सकता हूँ। अगर काश कभी मौका मिलता तो डीओ में काम करने का तो जरूर काम करते, सीखते देखते कैसे होता है काम। अच्छा लगता, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस मिला, बट फिलहाल नहीं मिला ना करा। मिल भी रहा होगा तो पता नहीं मुझे कैसे मिलता होगा। वाइस चांसलर वाली होती तो है, बट पता नहीं वो लोग क्या काम करवा दूंगा। खैर बातचीत हो गई यहाँ पर। अब आई होप आप बड़े से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे अपने। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू दिस क्वेश्चन, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई जस्ट रेड इन कॉमेंट्स। आई वॉज लुकिंग एट द कॉमेंट्स, मतलब एक जस्ट कॉमेंट आया इस पर। सेमेस्टर 2 में थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 था पीवाईक्यू, उसमें द कमेंट वाज कि समथिंग लाइक कि आपकी आवाज सुन के अब मुझे नींद आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब इतनी सुरीली आवाज सुनी, क्या मैं जिगली पॉप बन गया? मतलब मुझे भी नहीं पता मैं जिगली पॉप बन गया, बट ये था कि काफी ज्यादा कॉमेडियन कमेंट था, तो काफी अच्छा लगा उस कमेंट को सुन के, हंसी भी सी आई। एंड देन आई जस्ट रिप्लाइड कि क्या करता, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली व्हाट आई रिप्लाइड कि हाँ, इफ दिस इज द केस देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियोस वेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप। तो ये मैंने कमेंट कर दिया। मतलब रिप्लाई हम भी, मतलब जवाब देने में तो हाजिर जवाब है ही, हम भी कम थोड़ी हैं। तो ये रिप्लाई करा, या फिर मैंने हाँ ये बोला कि अगर आपको जो स्लीप शेड्यूल अगर आपको है ना कि चेंज करना है, जैसे होता है कभी कभी हम लोग रात को जल्दी सोने का शेड्यूल सोचते हैं कि अब तो शेड्यूल बनाएंगे जल्दी सोएंगे और नींद आती नहीं, तो अगर ऐसा हो तो मैंने कहा यार अगर आपको शेड्यूल करना हो तो करिएगा। बाकी यहाँ कोई कमेंट मत करिएगा, रीड जरूर करिएगा जाकर। और हंसी वसी का मजाक वाला इमोजी बना सकते हैं, बट कोई रिप्लाई वगैरह ऐसे नहीं करिएगा, बिकॉज हंसी में लिया है। बाकी पता नहीं कोई वो भाई थे या बहन थी जो भी थे, अगर कोई आपके जानने वाले हो तो प्लीज मुझे पूछेगा कि क्या ऐसा ही है, इतनी सुरीली आवाज मेरी जिगली पॉप जैसी हो रही है। तो बिल्कुल यार, फिर तो मैं मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ फिर बिजनेस आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि बिल्कुल भाई कुछ ऑडियो अपनी मैं बेचने शुरू कर दूंगा कि जिसको नींद नहीं आ रही होता है ना यार, नींद की दवाइयां क्यों ले रहे हैं फिर इंसान, मेरी आवाज ही सुन लेंगे। कितना बेटर आइडिया है वो यार। मतलब सोच लो यार, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। काफी सोच पा रहा हूँ मैं इस बात को, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो काफी अमीर हो सकता हूँ। यार फिलहाल अमीरी अमीरी हो गई बात। तो यार आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल है, आइए देखिए। कुछ बच्चों ने बोला भी था कि ये सवाल आपने कराया नहीं कराया, मैंने बोला था यार पता नहीं, मैं खुद भूल गया मैंने क्या बोला था, बट अब करा रहा हूँ यहाँ पे। पहला सवाल भी है विच ये वाला, और आई थिंक ये जब वन शॉट वीडियो लेक्चर कर रहा था तब कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि ये करवाया है या नहीं। आइए अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर एक मैकेनिज्म दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड का। ये यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है, ACH4 और उसमें कन्वर्ट हो रहा है। हमें ये 3-4 स्टेप में मैकेनिज्म दिया हुआ है। हमें क्या बताना है? डिफरेंशियल रेट लॉ बताना है। SSA लगा कि हाँ ये अगर नहीं बताते तब भी हमें लगाना ही पड़ता भाई, ये कैसी बात कर रहा है। ठीक है, और फिर चेन लेंथ डिटरमाइन करनी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ निकाल लेते हैं। सो डिफरेंशियल रेट लॉ की अगर मैं बात करूं, दो दैट विल बी इक्वल टू dCH4/dt। मेरे पास हो जाएगा, ये मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ होगा। इसकी मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू निकालनी है और DCO/dt की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मुझे फाइनली निकालनी होगी। ठीक है? जो मेरा इक्वल हो जाएगा K टाइम्स CH3 CHO की पावर कुछ x। अब यही x निकालूंगा तो फाइनल मेरा ऑर्डर आएगा। ठीक है, आइए काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कहाँ है मेरा dCH4/dt, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ दिस इज माई dCH4। तो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आई कैन राइट dCH4/dt इज इक्वल टू K2 टाइम्स
CH3 radical dot CH3CHO, दिस इज व्हाट आई कैन राइट राइट नाउ। तो यहाँ से एक चीज ये पता लग गई कि यहाँ पर एक CH3CHO तो आ रहा है, बट CH3 रेडिकल मुझे नहीं चाहिए। सो आई कैन सिंपली सी यहाँ पर के कौन कौन यहाँ पर वो है, दैट इज इंटरमीडिएट्स हैं। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है, इस स्टेप में ये बना, इस स्टेप में ये कंज्यूम हो गया, यहाँ भी बना, यहाँ भी कंज्यूम हो गया। तो एक CH3 मेरा क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट है। देन द सेकंड इज दिस गाय। तो यहाँ मुझे दो इंटरमीडिएट नजर आ रही हैं। तो लगाते हैं आइए इनके लिए अपना SSA। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं CH3 के लिए लगा रहा हूं, तो कहाँ कहाँ पर वो बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर CH3 कहाँ पर बन रहा है, फर्स्ट इस वाले स्टेप पे बन रहा है। सो दैट इज मेरा यहाँ पर नेट लिखने जा रहा हूं मैं, क्या, मैं नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DCH3 बाई DT लिखूंगा। उसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहती है, जितना भी इंटरमीडिएट बन रहा है उतना ही सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो रेट जो है वो बनने का और टूटने का बराबर हो जाएगा, मतलब नेट रिजल्टेंट हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर लगाते हैं ये। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, तो K1 टाइम्स CH3CH होगा या नहीं बेटा, जल्दी से बताओ सर। बिल्कुल होगा। देन यहाँ पर दूसरा कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है थर्ड वाले में। तो मैं उसको भी प्लस से लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए आई होप आप सभी को याद होगा कि हम प्लस ही लिखते थे। ये लिख दिया। फिर माइनस लगाऊंगा मैं। माइनस क्यों, क्योंकि सर बाकी दोनों स्टेप्स में जो है वो ब्रेक हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो माइनस में जब लगाने जाऊंगा तो यहाँ पर एक तो मेरे पास K2 वाला स्टेप आ जाएगा, माइनस ऑफ K2 टाइम्स CH3 रेडिकल, एंड ये क्या लिखूंगा, डॉट CH3CH। अब फोर्थ स्टेप में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या चीज ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मेरे दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस ऑफ K4 हो जाएगा, तो K4 इंटू CH3 रेडिकल का स्क्वायर, और यहाँ 2 आ जाएगा। आई होप सो ये 2 आपको याद होगा। 2 यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चीज की बात करूं और यहाँ से मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लिखूं, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस DCH3 रेडिकल बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर आप इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, आई होप आपको याद होगा। इट विल बी इक्वल टू K4 टाइम्स CH3 रेडिकल का स्क्वायर, ठीक है जी। और फिर आप 2 को यहाँ पे देंगे, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये बना है। और अच्छा यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, माइनस लगा देता हूँ, एंड देन अल्टीमेटली मेरा DCH4 बाई DT फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप मुझे मिल गया। तो ये मेरा एक पूरा का पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन हो जाएगा फॉर दिस CH3%। अब यहाँ पे CH2 CHO के लिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है और वहां टूट रहा है। सो अगर यहाँ पर मैं बात करूं फॉर DCHO बाई DT के लिए, सो हेयर आई हैव इस, यहाँ पर सबसे पहले एक जगह बन रहा है, दैट इज K2 इंटू CH2 रेडिकल इंटू CH3CHO। आई होप सो मैंने सही लिखा हो, या CH2CHO सही है, ठीक है। फिर कहाँ टूट रहा है, ये टूट रहा है सेकंड वाले में। सो दैट विल बी माइनस का K3 टाइम्स CH2CHO रेडिकल। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, माइनस का K3 इंटू CH, ये यहाँ पर आ गया एक, ठीक है। एंड यहाँ पर K2 CH, K2 वाली टर्म का यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सो आप एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, K3 CH2 CHO, K3 CH2 CHO, K2 CH दिस, अच्छा इसको मैं पहले इक्वल टू 0 लिखूं, K2 CH2 ये। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है, हाँ सर। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूं और इसको बोल दूं K3 CH2 CHO रेडिकल माइनस K2 CH2 रेडिकल डॉट CH3 CHO, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस माइनस को मैं यहाँ भेज दूं, तो अल्टीमेटली मुझे ये पता लगा कि इसका, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। हाँ जी सर। तो क्या यहाँ पर मैं इसको 0 बोल दूं डायरेक्टली, हाँ सर बिल्कुल उसको 0 बोल दूं। तो क्या एक्सप्रेशन बचा मेरे पास, उसको ध्यान से देखिए। सो फाइनल एक्सप्रेशन, आई होप आप दोनों इक्वेशन को जाते तो ऐड भी कर सकते थे, बट मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, माइनस कॉमन लिया, सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने K1 CH3 CHO बचा है मेरे पास, हाँ जी सर वही बचा है। किसके बराबर आ रहा है वो, इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स K4 इंटू CHO। सर 2 कहाँ से आया बेटा, यार क्या बात कर रहे हो, 2 नहीं पता कहाँ से आएगा, पीछे ही क्वेश्चन में देखो, सिर्फ ये बचा है, ये बचा है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसको लिख दिया। सो अब यहाँ पर यदि मैं CH3 रेडिकल की वैल्यू निकालने गया, तो बच्चा बता देगा कि वो वैल्यू सर आपकी कुछ इस प्रकार आएगी। बोलो यस और सर, यस बिल्कुल। और बेहतरीन तरीके से आप इसी बात पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। अच्छा यहाँ पर भी सॉरी रूट आएगा, 1/2 आएगी, क्योंकि ये पूरा इधर आ गया ना। अब क्या मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दूं, हाँ जी सर कर दीजिए। सो क्या यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा, दैट वुड बी, सो K2 पहले से था, अब भी ऐसे ही रहेगा। देन व्हाट एल्स वी हैव इज K1 इंटू K1 बाय K2 की, K2 इंटू 2 है शायद, आई होप सो 2 नहीं, K4 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है जी।
देन यहाँ CH3CHO था की पावर हाफ, यहाँ पर CH3CHO की पावर 1, तो ऐड करूंगा तो ये CH3CHO की पावर 3/2 हो जाएगी यानी। और क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा जो फाइनल रेट है दैट विल बी इक्वल टू कोई नेट के टाइम्स CH3CHO की पावर 3/2 होगा यानी। बोलिए यस और नो। आई होप सो आपको बहुत आराम से ये चीज समझ में आ गई, ये हमारा फाइनल रेट। और ये आपका जब ऑनलाइन का जमाना होगा तो यहाँ साफ सुथरा प्रिंट और आपके पास यही सवाल आया गया था, उन्होंने आपको यही शो करने को बोला था। तो आई होप सो आपको बहुत इजीली इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, इजीली दिक्कत नहीं आई होगी, क्या बोल रहा हूँ। तो इजी लगा होगा ये सवाल। अब यहाँ पे चेन लेंथ निकाली थी, तो चेन लेंथ का फॉर्मूला अगर मैंने नहीं बताया तो यार मैं बता देता हूँ, वो होता है आपका डी प्रोडक्ट बाय dt, मतलब फाइनल रेट लॉ डिवाइडेड बाय डी ऑफ इनिशिएशन स्टेप बाय dt। ये आपका उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज चेन लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट या रेट लॉ की बात करूं तो वो मैंने यही निकाला है। हाँ सर बिल्कुल आपने यही निकाला, CH3CHO की पावर 3/2। और ये इनिशिएशन वाले का देखो बेटा, यहाँ पर देखो इनिशिएशन वाले का क्या आएगा, मेरा रेट आ जाएगा मेरा यहाँ पर डी इनिशिएशन बाय dt विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स CH3CHO। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं कुछ K1 लिख देता हूँ और यहाँ पर ये आ जाएगा CH3CHO। तो क्या मेरा जो फाइनल आंसर है दैट इज इस पर्टिकुलर आदमी का चेन लेंथ का, क्या वो आप सभी को समझ में आ रहा है? कुछ आ जाएगा K डैश इंटू CH3CHO की पावर हाफ। बोलिए यस और नो। सर बिल्कुल। तो ये मेरी क्या आ गई, चेन लेंथ की वैल्यू है। सो आई होप आपको आसान तरीके से लगाओ, कोई ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। हमने पीवाई अपने वन शॉट में भी काफी सवाल बना ही रखे हैं, तो ये भी हो गया। तो ये जितने भी हम करवा रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई आपका मैकेनिज्म पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लोगों ने कैसे करा है। पहले वही अप्रोक्सीमेशन लगाई सभी कुछ एक्जैक्टली जैसे हमने करा था, फिर यहाँ पर इन्होंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। इन्होंने इसका इस्तेमाल करा, कैसे करा वो मैंने आपको बता दिया, क्या इस्तेमाल करा है। माइनस कॉमन लेके इन दोनों की वैल्यू कर दी, या आप ये भी बोल सकते हैं ये दोनों लोग बराबर हो जाएंगे, फिर आप इन दोनों को कैंसिल कर दे, तो जो मर्जी चाहे आप बोल सकते हैं। तरह तरह से मैथ्स लग रही है यहाँ पर, जो बहुत आसान वाली भी है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर सर अल्टीमेटली हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली, पुट करी, फाइनल आंसर आ गया। चेन लेंथ निकाल के हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो ये है हमारे पास अब दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ नजर आ रहा है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या कराना है इन्हें, हमें अगेन वही लगाना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लगानी। सो अगर मैं रेट की बात करूं सो दैट विल बी K इंटू NO2 की पावर कुछ x हो जाएगी, CO की पावर कुछ y हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ देखिए सबसे पहले इन्होंने स्लो स्टेप बोला है, तो स्लो स्टेप को क्या बच्चा बच्चा ये बात बता सकता है? सर बिल्कुल बता सकता है कि जो यहाँ पर रेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स NO2 इंटू NO2। बेसिकली NO2 को स्क्वायर इस तरीके से हम यहाँ पर रेट लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ जरा आप थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर यार हो क्या रहा है, ये रहा NO2, यहाँ भी NO2 है, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, यहाँ पर NO2 बन भी रहा है और कहीं कहीं पर टूट, सॉरी यहाँ पर पहले स्टेप में कुछ ना कुछ कंज्यूम हो रहा है, बाद में बन रहा है। सो मुझे जो निकालना है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे फाइनल रेट लॉ निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू मेरा माइनस का DNO2/dt निकालना है मुझे, ये मुझे निकालना है, इसकी नेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या फिर मैं CO के टर्म्स में बोल सकता हूँ, CO2 भी बोल सकता हूँ या NO भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं यहाँ पर जो चाहूँ बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो DNO/dt भी बोल सकता हूँ इसको, DNO/dt, ठीक है जी, बोल सकता हूँ ना। हाँ अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ध्यान से इसको समझने की करिएगा कोशिश। सो ये जो मेरा फर्स्ट रेट लिखा है मैंने, क्या मैं इसको ध्यान से देखिएगा इस तरीके से बोल सकता हूँ, माइनस ऑफ DNO2/2 dt। हाँ जी सर, ये मेरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप का। तो अगर मैं नेट नेट ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में NO2 बन रहा है, मैंने कुछ काम तिगड़म लगा के उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो NO2 बन रहा है उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, क्या रेट है। फिर सेकंड स्टेप में जो कंज्यूम हो रहा है उसका कुछ मैंने करके वैल्यू निकाल ली। क्या एट द एंड जब मैं रिएक्शंस को ऐड करूंगा, एट द एंड जब मैं रिएक्शंस को ऐड करूंगा तो क्या मुझे नेट रेट मिल जाएगा NO2 की डीकम्पोजिशन का? हाँ सर मिल सकता है। यहाँ पर भी देखो हमें मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए या फिर माइनस DNO2/dt का नेट वैल्यू। नेट वैल्यू पता है ना क्या होती है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा नेट। नेट मतलब नेट रेट चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ मुझे दो स्टेप में NO2 नजर आ रहा है, तो एक में वो कंज्यूम हो रहा है, बाकी दूसरे में वो फॉर्म हो रहा है। तो मुझे यही करना होगा, मुझे इस स्टेप का भी अगर NO2 का रेट पता लग जाए किस हिसाब से ये कंज्यूम हो रहा है, और इस यहाँ पर पता लग जाएगा किस हिसाब से बन रहा है, दोनों को ऐड करूंगा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर हिट हो रहा है। सो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप का तो मैंने बता दिया, क्या मैं सेकेंड स्टेप में अगर मुझे सिर्फ रेट ऑफ NO2 लिखना हो तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि यहाँ पर ये K2 इंटू NO3 इंटू CO हो जाएगा। कैन आई से? हाँ सर बिल्कुल आप ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप का, और इसको मैं पॉजिटिव में लूंगा, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूं दिस इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन 1,
एंड दिस इज यहाँ पर ये इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में ले आया, सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी माई इक्वेशन टू वाई, बिकॉज अच्छा यहाँ पर रेट जो होगा वो पूरा इस तरीके से लिखना होगा, थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं वाई, यहाँ पर इक्वेशन टू, यहाँ पर मेरा NO2 कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पर मेरा NO2 बन रहा है, दोनों को मैं ऐड करूंगा, नेट मेरे पास NO2 का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला भी है, नहीं बोला इन्होंने, अच्छा बोला है कि ऐसे से लगानी है, तो आइए देखते हैं किसके लिए लगाएंगे, इसके लिए लगानी पड़ जाएगी। हाँ सर आओ जरा लगाते हैं। कहां पर बन रहा है सर, ये फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सो यहाँ पर मैं प्लस K1 टाइम्स NO2 इंटू NO2 मतलब NO2 का स्क्वायर लिख दूंगा। हाँ सर ये लिख दिया मैंने। देन अगर हम यहाँ पर फर्दर बात करना चाहें, और क्या हो रहा है यहाँ पर, कहा सेकंड स्टेप, ये रहा सेकंड स्टेप में, यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, तो माइनस का K2 टाइम्स बेटा NO3 इंटू CO आएगा, यानी बस मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। हाँ सर, तो क्या ये इक्वल टू जीरो होगा? हाँ सर, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ दिख रहा है ये इसी के इक्वल आ गया या नहीं? तो कहना इसे कि मेरा जो प्लस का DNO2/dt है वो मेरा इक्वल आ रहा है K1 टाइम्स NO2 की पावर 2 के। यस और नो, बस इतना जवाब दीजिए। सर बिल्कुल आपने सही बोला है यहाँ। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास ये वाले स्टेप में ये फॉर्म हो रहा है, ये वाले स्टेप में ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, मुझे नेट निकालना है कितना ब्रेक हो रहा होगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू डोमिनेट होनी चाहिए लॉजिकली भी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, बेसिकली ऐड इन द सेंस कि ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मेरे पास DNO2/dt का जो नेट एक्सप्रेशन है, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये मॉड समझेगा अभी आप उसको, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर K1 टाइम्स NO2 की पावर 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ K1 टाइम्स NO2 की पावर 2, और सॉल्व में करूंगा इसको, यहाँ पर माइनस K1 आ जाएगा, माइनस को मैं यहाँ पे दूंगा तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NO2 दैट विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स NO2 का स्क्वायर। आई होप तो समझ पाएंगे। देखो क्या कर रहा है, मैं एक बार समराइज कर दूं यहाँ पर बिफोर गोइंग टू आगे। सबसे पहले रेट लो होता है साफ सुथरा, ठीक है सर जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने बोला कि ये किस किसके इक्वल हो सकता है, एक तो इसके इक्वल हो सकता है, दूसरा आपके इसके इक्वल हो सकता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि यार NO2 जो है कहीं पर बन रहा है कहीं पर टूट रहा है, बट लॉजिकली ये इंटरमीडिएट नहीं है। तो सर लॉजिकली कैसे नहीं है? तो बेटा इंटरमीडिएट वो होता है जो एक रिएक्शन में बनता है और नेक्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम होता है। क्या मुझे यहाँ पर NO2 पहले बनता हुआ नजर आया? नहीं सर, ये तो पहले कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट करे, कंज्यूम हो गए, फिर दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स आपके फाइनली बन गए, ये हो रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो रहा कि ये पहले जो है वो बना बाद में कंज्यूम हो गया, भाई ये तो हमारा रिएक्टेंट ही है, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट कहाँ ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट तो था नहीं। अब यहाँ पर हमने देखा कि यार ये बन भी रहा है टूट भी रहा है, खुद ही पहले लड़के कुछ और बना रहा है, फिर बाद में किसी और से टकरा के कुछ और बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वही हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या करा एट दी एंड, इसके लिए देखिए कि यार इसका नेट रेट लॉ निकालते हैं। और ये स्लो और फास्ट हमें वैसे भी दे रखा था, तो स्लो के लिए हमें पता ही है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाती है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो स्टोइकोमेट्रिक वाला कोफिशिएंट वाला गेम खेल दिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने यहाँ रेट लॉ नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ DNO2/dt के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करी। सो दैट विल भी आ गई मेरे पास K2 इंटू NO3 इंटू CO, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, देन एट द एंड यहाँ वैल्यू पुट करी और ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लाऊं कटआउट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं KL कपूर साहब ने बोला फर्स्ट स्टेप स्लो है, उसको वी कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। फिर हमने यहाँ देख सकते हैं आप इज नॉट डिवाइडेड बाय टू एज वन मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 रीअपीयर्स इन द सेकंड लास्ट स्टेप। तो दैट्स वाई यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिवाइडेड बाय टू नहीं करा है, क्योंकि जो सेकंड वाले स्टेप में वो वापस आ गया है NO2 का। ये क्या लॉजिक लगाया, बट उन्होंने मुझे समझ नहीं आया कि तो सिंपल मैं वैसे ही लिखूंगा ना, बिकॉज रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ यही बोलता है मेरे पास। तो यहाँ पर ऐसे नीड तो थी भी नहीं, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट आ जाता है ना डायरेक्टली। एनीवेज आगे आते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाई जो हमने लगाई थी, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, अब यहाँ पर इन्होंने लगाया है जैसे कि आप हमने बाद में भी लगाया ही था, दैट इज कि यहाँ जो रेट है वो हमारा K1 टाइम्स NO2 के इक्वल है, रेट फॉर द फर्स्ट पर्टिकुलर रिएक्शन फर्स्ट स्टेप का। इन टर्म्स जब हम बात करें प्रॉपर NO2 की, सेकंड स्टेप का हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था, इसमें हमने वैल्यूज उठा के ये वाली पुट कर दी वैल्यू, ठीक है जी। और फाइनल कंक्लूजन तक हम पहुंचे, सिंपल आंसर है ये। तो ये था मतलब ये वाला दो रिएक्शंस हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको तैयार करके जाइएगा। अब नेक्स्ट हमारी जो आती है ओजोन वाली भी आई हुई है, और ये पुरानी आई हुई है, रिसेंटली नहीं आई, तो हो सकता है ये आने के चांसेस हैं। देखते हैं क्या करना है इसका। ये डिकम्पोजिशन है, शायद ये कराई थी, पता नहीं कराई नहीं कराई, ध्यान नहीं मुझे। सो यहाँ पर हमें दे रखा है, अच्छा स्लो स्टेप वगैरह कुछ नहीं बता रखा है। सो यार यहाँ पर जितना मैं देख पा रहा हूँ डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन्होंने दे रखा है। सो और कुछ खास बोला भी नहीं यार, कुछ तो बोलना चाहिए था इंसान को।
सो अगर मैं ओजोन की बात करूं तो मेरा ओजोन का यहाँ इन्होंने डीकम्पोजिशन दे रखा है, पहले रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड में जा रही है, फिर इससे रिएक्ट करके ये 2O2 बना रहा है। सो ओजोन का अगर मैं डीकम्पोजिशन देखूं तो कैसे होता है, जरा यार कोई याद दिला सकता है मुझे? ये 2O3 मिलके मेरा 3 ऑक्सीजन बनाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है फाइनल रिएक्शन। ठीक है। सो मेरा जो रेट है दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स O3 की पावर कुछ एक्स होना चाहिए लॉजिकली, अगर नेट रिएक्शन की बात करूं। अब यहाँ पर इन लोगों ने मैकेनिज्म मुझे प्रपोज कर रखा है, कुछ इन्होंने पीडी स्टेडी स्टेट वगैरह नहीं बोला, और यहाँ इन्होंने कुछ ये चीज मुझे बता दी। तो ध्यान से करना है, समझ के, और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आइए। सो यहाँ अगर मैं बात करना चाहूँ इस पर्टिकुलर चीज की, मुझे रेट ऑफ ये रिएक्शन निकालना है। तो काइंड ऑफ नया लग रहा है मुझे भी, हमने भी इस चीज का शायद डिस्कशन नहीं किया शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, बट देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ मुझे निकालना है माइनस ऑफ DO2/dt निकालना है। ठीक है सर, बिल्कुल निकालना है। किसके इक्वल होगा सर, वो तो आप ही बताएंगे। हाँ, मैं ही बताऊंगा। -DO2/dt मेरा अगर मैं बात करना चाहूँ, सो यहाँ सेकंड स्टेप को आप देख सकते हैं, दिस विल सिंपली बी इक्वल टू K2 टाइम्स ऑक्सीजन इंटू O3 होगा। सर बिल्कुल होगा। ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखूं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए मैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाने की कर देता हूँ कोशिश। स्टेडी स्टेट किसके लिए लगाऊंगा, तो सर आप बोलेंगे कि यार ऑक्सीजन एटम के लिए लगा दीजिए स्टेडी स्टेट, बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ टूट रहा है। सर ये -K1, यार इन्होंने तो एरो उल्टे सीधे देख रखे हैं ना, नीचे -K1 लिख दिया ऊपर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन्होंने फॉरवर्ड वाले का -K1 लिखा है। ठीक है। अब ये भी मसला है कि इन्होंने सही लिखा है गलत। चलो मैं इसी के अकॉर्डिंग करूंगा। ये जो एरो है ना, तो नीचे वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -K1 है, ऊपर वाला मेरा K1 है, जो बैकवर्ड ऐसे जनरली उल्टा होता है, बट क्या करूं यार, चलो एक बार इसको लेके देख लेते हैं, वरना आंसर बदल देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर O कहाँ पर बन रहा है, सर O बन रहा है हमारे पास K-1 टाइम्स O3 वाली स्टेप में। मानते हो आप इस बात को? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ही आ गया, अब समझिए नहीं होगा। तो ये इनसे गलती हुई है, इन्होंने एरो को उल्टा लगा दिया। सो आप मान के चलिए आपका जो एरो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आ जाओ। सो यहाँ अगर मैं देखूं, यहाँ O बन किस वाले में रहा है, सो O मेरा बन रहा है K1 इंटू O3 वाले स्टेप में। हाँ जी सर। अब टूट किस में रहा है, सर टूट रहा है K-1 इंटू O2 इंटू O में। हाँ जी सर बिल्कुल। इसमें भी टूट रहा है, हाँ जी, -K2 O3 इंटू O। क्या ये बराबर 0 आएगा? हाँ। अब मुझे क्या निकालना है, ऐसे O की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो जरा देखो, K1 यहीं रहेगा, O3 यहीं रहेगा, इस पूरे को मैं इधर भेज दूंगा, दैट विल बी इक्वल टू, ऑक्सीजन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा K2 इंटू O3 प्लस का K-1 इंटू O2, यानी बोलो यस और नो। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ मेरी जो ऑक्सीजन एटम की कॉन्सेंट्रेशन आई है वो आप सभी की आंखों के सामने ये आ रही होगी, K2 टाइम्स O3, आई होप सो मैंने सही करा हो, प्लस K-1 टाइम O2। हाँ यार सही आ गया बिल्कुल, देख रहे हो नसीब कितना अच्छा चला। तो ये बात है, नसीब नसीब का खेल है। अब यहाँ पर मैं फाइनल रेट की यदि बात करना चाहूँ, सो दैट विल बी किसके इक्वल था, K2 इंटू O इंटू O3। तो K2 एज इट इज था, फिर एक O3 एज इट इज था, उसको मैंने एज इट इज लिखा। अब मैं ऑक्सीजन एटम की जगह इस पूरे इंसान को पुट कर देता हूँ, K2O3 प्लस K-1 O2, और यहाँ न्यूमरेटर को देखिए, K2 इंटू K1 मिलके कुछ नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ नया रेट कांस्टेंट K डैश बन गया होगा, और ये हो जाएगा O3 का स्क्वायर बटे, इंपॉर्टेंट चीज इज दिस पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन। इन्होंने ये बात मुझे बताई कि K-1 इंटू ऑक्सीजन काफी ज्यादा है। सो अगर ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो मैं इस पूरे को निग्लेक्ट कर दूंगा। बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा सिर्फ मेरे पास K-1 टाइम्स ऑक्सीजन। इसका रेशियो लूंगा तो कुछ के डबल डैश बोल देता हूँ, और फाइनल मेरा रेट लॉ ये आ जाएगा। बताइए समझ आया? यानी बहुत आसानी से निकल गया ये, मतलब लगा नहीं था इतनी आसानी से निकलेगा, कुछ नया सा लग रहा था ना। क्या ये निकला है ना? बिल्कुल सर। तो ये रेट लॉ हमारा फाइनल आ गया, तो ये हमने दिखा दिया। अब इन्होंने बोला है कि यार व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इन द रेट इक्वेशन। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सोचिएगा यार। जहां तक मैं कंक्लूड कर पाता हूँ वो ये कर पाता हूँ कि यार हमें जो नॉर्मल, अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें, उस नेट रिएक्शन में हमारा जो रेट लॉ है मोस्ट ऑफ द केस में वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। रेट हमने जितना भी पढ़ा है, हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स की पावर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड सो ऑन, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो, हमारे पास जो सीन रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो रेट है वो कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उस बात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मेरे O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ, वैसे वैसे मेरा यहाँ जो रेट है वो और ज्यादा
कम होता जाएगा, तो O2 बढ़ता जाएगा, मेरी रेट कम होती जाएगी। सो ये हो रहा है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा कि मेरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मान लो इनिशियल रिएक्शन हो रही है, हाँ हो रही है, उसमें क्या होगा सर, रिएक्शन आपने स्टार्ट करी O3 से, तो O3 आपको O2 में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, तो आपने कहा ठीक है, रेट लॉजिकली कम होना चाहिए। बट एक और फैक्टर है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को कम करने में एक और फैक्टर इंक्लूडेड है, दैट इज प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी कहेगा कि भाई मैं बन रहा हूं, अब आप और कम हो जाओ। तो यहाँ कहीं ना कहीं डुप्लीकेटिव इफेक्ट, डबल इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, जितना मैं लॉजिकली कंक्लूड कर पा रहा हूँ। बाकी आप सबको, आप सबकी जो भी राय हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि यहाँ क्या और हम बोल सकते हैं क्या। मेरे हिसाब से मतलब यही लॉजिकली कंक्लूड हो पा रहा है कि आप प्रोडक्ट भी जो है वो दिक्कतें देगा, प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर रहा है, जो जनरली नहीं होता एज अभी तक जितने भी केमिकल काइनेटिक्स में मोस्टली पढ़ते हैं। आई थिंक दैट्स हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन। बाकी यही था इस सवाल में। सो यहाँ पर हमें हाफ लाइफ मेथड बताना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, या दूसरी बात बोलें तो यहाँ पे इन्होंने सेकंड चीज ये बोल रखी है कि आप nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ को डिराइव करिए। तो आप सभी को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि आपका जो टी हाफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। ये हमारा एट द एंड एक्सप्रेशन आता है। कैसे आता है आइए इसको थोड़ा डिटेल में देख लें। तो इनिशियली आप सभी को पता होगा हमारे पास a होता है, फिर हम a माइनस एक्स बोल देते हैं, फिर यहाँ से हम इंटीग्रेट लॉ तक चले जाते हैं, जो बच्चा बच्चा बता देगा कैसे कर। फिर हम यहाँ इंटीग्रेट मारते हैं, ठीक है जी बिल्कुल मारते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ पे बहुत सलीके के साथ फॉर्मूला लगाते हैं, आपका कौन सा, एक्स की पावर एन वाला। अच्छा यहाँ पर अगर आपने डिटेल लेक्चर देखा है तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि हम क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, जो बुक्स वगैरह में डायरेक्टली नहीं बताते कि कैसे हो गया, बस वहां पर लिख देते हैं। तो a माइनस एक्स को हम मान लेते हैं u, फिर dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का du, बेसिकली माइनस dx मेरे पास माइनस du आएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर मैं u पुट करता था, देन यहाँ पर मैं dx यहाँ माइनस du करता था, देन एक माइनस मेरे पास बाहर आ जाता था कॉमन, ठीक है, एंड देन हम फाइनल वैल्यूज को पुट करते थे। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो ये हमारे पास ऐसे हिसाब किताब होता था, और वही जो माइनस मैंने कॉमन लिया है वो मैंने माइनस यहाँ पर भेज दिया था। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको एक माइनस दिख रहा होगा। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंटीग्रेशन आती है तो आप आराम से कर लेंगे इसको। सो आपने यहाँ इंटीग्रेट कर लिया। थोड़ा सा मैं चलो फिर भी यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि ये हो क्या है। सो आपका एक्सप्रेशन जो था वो ये होगा, माइनस डी यू डॉट डी यू, या फिर यू डी यू लिख देता हूँ थोड़ा बेटर रहेगा, यू डॉट डी यू इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा के डी टी, और के डी टी का तो सिंपल में इंटीग्रेशन कर ही सकता हूँ, डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो ये हिसाब किताब रहता, फिर मैं इसको इंटीग्रेट करता। अच्छा सॉरी एक चीज, यहाँ पर यू की पावर एन होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हाँ ये है ना, तो यू की पावर माइनस एन है, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का वही फॉर्मूला लगा था, दैट इज इसकी पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाय यहाँ पर माइनस एन प्लस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर u की जो वैल्यू थी ओरिजिनल वाली वो वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज a माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंपली a माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस एन प्लस वन अब अपॉन ये, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया सिंपल। अब लिमिट्स हमें पता है, इनिशियली x कहाँ कहाँ से वेरी कर रहा है, तो x हमारे पास इनिशियली यहाँ पर क्या है, जीरो है, और x थोड़े टाइम बाद t इज इक्वल्स टू जीरो पर x हमारे पास क्या है, जीरो, और t इज इक्वल्स टू टी पर x क्या है हमारे पास t। तो यही सेम काम यहाँ पर कर रहा है, जीरो पर जीरो, x पर x वैल्यू पुट करेंगे। एक बार यहाँ पर हमने क्या डाला, x डाला, ये एक्सप्रेशन एज इट इज माइनस, दूसरी बार डाला x वाली टर्म गायब हो गई, ये आपके सामने आ गया। तो ये आपका इंटीग्रेटेड लॉ बन जाता है फॉर दी nth ऑर्डर। बस इसको हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर आपको इंटीग्रेशन वाला याद होगा, वहां पर लॉग बन जाता। सो अब हमें निकालनी है हाफ लाइफ। सो अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सर हाफ लाइफ वो टाइम है जब हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये a बाई टू के इक्वल होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ x की वैल्यू यहाँ से a बाई टू आ जानी चाहिए, सर बिल्कुल आ जानी चाहिए। आओ जरा पुट करो। तो x की वैल्यू मेरी a बाई टू आ गई। तो अब यहाँ पर मैं सिंपल वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, ना ही जरूरत है उसकी। वन माइनस एन माइनस का a की पावर वन माइनस एन विल रिमेन एज इट इज इट विल बी वन माइनस एन इज इक्वल्स टू माइनस का k टाइम्स टी हाफ। तो यहाँ पे ये a बाई टू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो a की पावर वन माइनस एन डिवाइडेड बाय टू की पावर वन माइनस एन, ये आ जाएगा, और ये मेरा वन माइनस एन एज इट इज, माइनस का ये वन माइनस एन एज इट इज, वन माइनस एन एज इट इज। देखो क्या कॉमन आ रहा है सर जी, कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है तो आपका वन माइनस एन इंटू आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ए रेस टू पावर क्या ये वन माइनस एन, ये आपका जो है वो कॉमन आ रहा है। देन बच क्या रहा है यहाँ पर, तो आपका जो बच रहा है दैट विल बी टू की पावर यहाँ पर वन माइनस एन, यहाँ माइनस का वन। आई होप सो मैंने सब कुछ सही करा हो। ठीक है ये करा है, ठीक। सो यहाँ पर ये सब मेरे पास क्या आ रहा है, एट द एंड कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं सिंपल इसका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूंगा। आई होप मैंने सब कुछ सही करा हो, कुछ गलती तो नहीं करी। यहाँ पर ए नॉट बाई टू करा, यहाँ ए, ये तो ए ही रहेगा, ए नॉट बाय टू की पावर वन माइनस एन। तो मुझे यहाँ पर इन सबको मैंने कॉमन ले लिया,
ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू सही पुट करी है, बस पता नहीं क्यों कुछ गलत सा लग रहा है मुझे, कैलकुलेशन ऐसी तो नहीं थी यार, बट या फिर मैंने वहां गलत लिखा है। देखना पड़ेगा, चलो रुक जाओ। सो यहाँ मैंने पुट करा क्या, a/2, तो ये a/2 ही हो जाएगा। a की पावर में ऐसा डिवाइड बाई 2 की पावर, ठीक है। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है, बताना कुछ गलती अगर आपको पता लग रही हो तो। ये आ गया, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले सकता हूँ मैं, ठीक है। सही यार, मेरे हिसाब से इक्वल्स टू k टाइम्स टी हाफ। यहाँ तो मुझे कुछ गलती नजर नहीं आ रही, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ मेरी गलती हुई है। यहाँ फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में हो सकता है मैंने कुछ गलती करी होगी, बट यहाँ नहीं लग रही, ठीक है। अब यहाँ पर एट द एंड ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ क्या लिखूंगा। सो यहाँ पर मैं जो लिखूंगा दैट विल बी a की पावर 1 - n, या कैन आई राइट थोड़ा अच्छे तरीके से इफ आई वांट कि यहाँ मैं लिख दूं 1 अपॉन a की पावर n-1 लिख दूं, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा। हाँ सर, आप लिख सकते हो। फिर द सेकेंड थिंग वुड बी, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा दैट इज 1/1 - 1, ये एज इट इज। और यहाँ पर 1 - 2 की पावर 1 - n डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 - n। आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये सेकेंडली व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ 2 की पावर जो 1 - n है, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, और इसको मैं वो पहुंचा देता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो वैसे तो आनी चाहिए, मतलब 2 रेज़ टू पावर 1 - n जो है, क्या क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर n - 1 की पावर -1। हाँ। और क्या मैं इसको अगर पॉजिटिव करूँ तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो। तो वही मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ना कि इतना कुछ एलसीएम लेना पड़े। तो यहाँ जो मेरे पास फाइनल हिसाब किताब आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n - 1। सो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n - 1 - 1, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। सो आई थिंक ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो मिसिंग है आई थिंक ये -1 ही यहाँ पर मिसिंग है। तो इसको आप अपनी किताबों में नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में ड्यूरिंग द वीडियो सोल्यूशन, वो वन शॉट वाले में। तो ये लिख दिया, ठीक है। तो टी हाफ की जो वैल्यू है मेरी, क्या आप सभी को पता है? टी हाफ की वैल्यू निकालूंगा, बस मुझे के डिनोमिनेटर में लेके जाना है। हाँ, तो फाइनल एक्सप्रेशन है कि क्या, मुझसे यही पूछ रहे थे ये लोग, यही पूछ रहे थे। तो जो मेरा फाइनल टी हाफ का एक्सप्रेशन है दैट विल बी, यू गाइस कैन इजीली सी कि यहाँ ये आ रहा है सर आपका 2 रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइडेड बाय n - 1, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज थी दैट इज -1 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -1 था। फिर आ गया आपका 1/a की पावर n-। सो अगर मैं देखूं किसी भी रिएक्शन के लिए, उस रिएक्शन का अगर मुझे ऑर्डर निकालना है, मान लेते हैं मेरी एक रिएक्शन है, उसका कुछ n ऑर्डर है, ठीक है। उसकी मैंने इनिशियल कुछ कॉन्सेंट्रेशन ली 100 मोलर, फिर बाद में ले ली 200 मोलर, ठीक है। और उसका मुझे फाइनल एक्सप्रेशन निकालना है, तो मुझे बताओ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, मैंने क्या चीज वेरी करी है? सर आपने कॉन्सेंट्रेशन वेरी करी। क्या यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉर सेम ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन जिसका ऑर्डर हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्या 2 रेज़ टू पावर n - 1 कुछ चेंज होगा? नो सर, यहाँ पे आप n की वैल्यू सेम डालोगे, एन की वैल्यू सेम डालोगे। सर यहाँ भी एन की वैल्यू सेम डालोगे, बट द पॉइंट इज 100 का के पावर में समथिंग 200 की पावर में समथिंग वेरी कर जाएगा, तो यहाँ वेरिएबल है आपका ये आदमी। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना दैट इज दिस पार्ट ओनली। तो ये आई होप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका प्रॉपर मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और थोड़ा सा सलीके से भी कर लिया, और अच्छा समझा भी दिया। तो अगर आपको बोल दे कि यार एक रिएक्शन है, उसमें कुछ मान लेते हैं उसका ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर आपको पता लगाना है, ठीक है। आपको हाफ लाइफ देंगे कि आपकी जब 100 कॉन्सेंट्रेशन थी तो आपकी हाफ लाइफ थी 50, जब 200 हुई तो आपकी हाफ लाइफ हो गई 100, ऐसा कुछ दे देंगे। फिर आप सिंपल रेशो लेके करते थे। आई होप आपको थोड़ा बहुत याद होगा। यहाँ पर मैंने ये पता नहीं लाया भी होगा, हाँ यहाँ पर नहीं लाया। सो हाँ, ये तो रहा। अच्छा, यहाँ पर हम करते थे टी हाफ आपको फर्स्ट रिएक्शन का दे देंगे, सेकंड का दे देंगे। सेकंड का इन द सेंस कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन बदल बदल के बोल देंगे कि आपकी जब कॉन्सेंट्रेशन ए थी तो आपका टी हाफ ये था, आपकी जब कॉन्सेंट्रेशन बी थी आपका टी हाफ ये था। बताओ क्या ऑर्डर है रिएक्शन का, आप इस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे। आगे कुछ सवाल आएंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर देंगे। सो आई होप यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन समझ में आया होगा किस तरीके से निकाला है। फिर मैं यहाँ पर हमने बताया भी था कि आप लॉग वगैरह ले लेंगे तो और भी थोड़ा सा आसान हो सकती है, यहाँ हम ग्राफ वगैरह बना सकते थे, बट ठीक है, लेट इट बी। और यहाँ पे जीरो ऑर्डर का भी फिर डेरिवेशन यहाँ पर काइंड ऑफ कर लिया था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी है, निकाल लेंगे। देन यहाँ पर इन्होंने इंटीग्रेटेड लॉ से शुरू करो, अच्छा वहां से शुरू करना है एकदम बेसिक से। फिर आप यहाँ पर इसका जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालो। और दूसरा क्या है यहाँ पर, हाफ लाइफ बताओ, डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है। देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ क्या पूछा, सबसे पहले आपको उस रिएक्शन का ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, आओ यहीं से लिख लेते हैं। ऑर्डर उस रिएक्शन का प्रेडिक्ट करना है जिसकी हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ये लोग बोल रहे हैं कि आप उस रिएक्शन का
ऑर्डर प्रिडिक्ट करिए जिसकी हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, समझ में आई बात? सब इनका वो समझ में आया कि आपको उस रिएक्शन का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है जिसकी हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अब ये अभी जस्ट हमने क्या देखा है, क्या टी हाफ का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है? हाँ सर देखा है। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। तो क्या मैं n-1 को 1 नहीं बोल सकता? क्या मैं n को 2 नहीं बोल सकता? तो ये सवाल फिलहाल इन दोनों के साथ नहीं लेना चाहिए था, मैं कंफ्यूजिंग में ले लिया। तो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ हम आगे देख लेंगे वहां पर। तो क्या समझ में आपको किस तरीके से मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ? इन्होंने मुझे क्या बताया सर कि आपकी जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कल को कोई मुझसे ये बात बोल दे, कल को अगर आके कोई मुझसे ये बात बोल दे कि आप उस रिएक्शन के बारे में बताइए, आप उस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए जिसकी हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। वहां यार क्या बात करो, आपने अगर पढ़ रखा है तो आप बता देंगे, बट इनका कहने का मतलब ये है आपको वो रिएक्शन बतानी है जिसका सिनेरियो कुछ ऐसा है। बच्चा बच्चा बता देगा। n-1 0 मतलब फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है। आई होप सो समझ पा रहे होंगे। कल को ये बात ये भी बोल सकते हैं कि आप ऐसी रिएक्शन बताइए जिसकी हाफ लाइफ जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की। हो सकता है ऐसा पूछ ले, मतलब मुझे नहीं पता, पूछ सकते हैं। नहीं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि a की पावर n-1, मतलब n-1 को मुझे -1 के इक्वेट करना है और n की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी, मतलब ये जीरो ऑर्डर की बात है। तो समझ रहे हैं आप किस प्रकार ये चीजों को पूछ सकते हैं? इसका एक्सप्रेशन हम आगे देख लेंगे अभी, बट पहले फर्स्ट ऑर्डर पर आ जाते। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से शुरू करना है। तो ये आपका सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो यहाँ से हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ तक कैसे पहुंचे थे? बच्चा बच्चा बता देगा। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट करी, dx बाई dt, ये बहुत अच्छे से समझाया था कि a इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। वेरिएबल क्या है? x, तो dx बाई dt यहाँ पर इसके इक्वल आएगा हर बार। रीअरेंज करा, इंटीग्रेट मारा, सेम तरीके से, बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से यहाँ इंटीग्रेट तक पहुंचे। यहाँ अगेन मैंने वही करा था आपको जो है वो, अगर मैं बता दूं a-x को मैंने यहाँ भी u के इक्वल पुट करा था, देन यहाँ पर फाइनल वैल्यू निकाली थी। तो ये आपका माइनस का du बराबर बन जाता है। तो ये जो माइनस आया वहीं से आया है। अगर आपको पीछे वाला समझ में आया तो ये भी आप आराम से बना लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर कोई ज्यादा ही डाउट है मतलब तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, बट एक रिकमेंडेशन है, पहले आप एक दो बार देख लीजिएगा वो पीछे वाले को भी, तब आप आगे मुझसे डाउट पूछिएगा। तो यहाँ फिर मैं समझा दूंगा वॉइस नोट वगैरह में किसी भी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सिंपल एक्सप्रेशन बन गया था। लिमिट्स पुट करी, एक्स जब एक्स था तो एज इट इज, एक्स को 0 डाला तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका बना, ये बना। तो आपका जो फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना है, आपका जो फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना है दैट वुड बी ln a अपॉन ln a माइनस x। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ बन गया था फाइनली। अब अगर यहाँ हाफ लाइफ की बात करें, सो हाफ लाइफ में कैन एनीवन टेल मी a माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए सर दी a/2 के, खत्म। तो कैन आई राइट के टी हाफ बराबर ln a अपॉन a/2, बिल्कुल सही। इससे ये उड़ाओ, ये 2 ऊपर, तो ln 2 बाय के इज योर टी हाफ, खत्म। बहुत सिंपल डेरिवेशन है वाली, बहुत प्यारी, बचपन से क्लास 12 से ये चीज करके आ रहे हैं। और अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, 0.693 इज द वैल्यू फॉर द ln2, या इसको आप 2.303 टाइम्स log 2 भी लिख सकते हैं। और log 2 की वैल्यू तो वैसे जनरली हम याद रखते हैं, दैट इज 0.3 है ना, टी अप्रोक्सीमेटली। तो ये हम वैल्यू वैसे भी याद रखते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। आई होप आप समझ पाए होंगे क्या कहानी। तो आते हैं यहाँ पर, तो कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने हाफ लाइफ भी देख ली कि यहाँ पर हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहे। सेकंड ऑर्डर की थोड़ी बात देख लेंगे अभी आगे, पहले दूसरा सवाल ये लाए उसको कर लेते हैं, शायद यहाँ पर ला रखा हो मैंने हाफ लाइफ वाला। तो आइए यहाँ देख सकते हैं, तो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इस प्रकार, जिसमें आप देख सकते हैं आपको रिएक्टेंट जो है वो सेम दे रखे हैं, और जो हमने कर भी रखा था उसमें आपका जो है वो डिफरेंशियल रेट लॉ से इंटीग्रेटेड रेट लॉ तक जाना है। ठीक है, पहुंच जाएंगे। हाफ लाइफ बतानी है यार, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, ये तो हमने पूरा प्रॉपर करा है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का, ये मैं नहीं बता रहा, अभी बाद में देख लेंगे अगर दिल करा तो। बाकी बहुत आसान चीज है। फिर क्या करना है हमें? अगेन सेकंड लॉ का बताना है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, डिफरेंट वाला भी हमने कर रखा है, सेम वाला भी। अब यहाँ पर वो याद भी रखिएगा, आपकी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उसका भी हमने देख रखा है। इसको देखिए सिंपल, अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर की बात थी तो कि dx बाई dt मेरा k टाइम्स a माइनस एक्स आ रहा है, तो अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो यहीं पर मैं स्क्वायर लगा दूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया था। अब यहाँ पर क्या लगा था? यहाँ पर मैं देख सकते हैं अब dx बाई dt को मैंने k माइनस उसके इक्वल लगा दिया। अब क्या करा, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम ली है, तो यहाँ पर आपका जो है वो प्लस का आता है dx बाई dt, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू पुट करी, अगेन इसको u के इक्वल पुट करा,
यू के इक्वल पुट करने के बाद मैंने सब्सटीट्यूशन करा बहुत प्यारे तरीके से। सब्सटीट्यूट करने के बाद एट द एंड यहाँ माइनस रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं आप सब्सटीट्यूशन कैसे लगा, ए माइनस एक्स यू के इक्वल माइनस डी एक्स डी यू के इक्वल, वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेट मारा, एट द एंड वन बाय यू आया। बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये तो वन बाय यू ही आएगा। अभी मैंने लिमिट्स पुट नहीं करी, यहाँ पर ये जो माइनस था फिर मैंने उसको एट द एंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है दैट इज वन अपॉन यू के इक्वल आई है। अच्छा ये जो माइनस था इसको मैंने बाहर ही रखा और एट द एंड ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये मेरा था। अब मैं अगर यहाँ पे लिमिट्स पुट करूं इजिकल्स टू के टी आर है, हाँ, सो लिमिट्स मेरे पास यहाँ पर ए माइनस यू की वैल्यू क्या ली थी मैंने, ए माइनस एक्स, जीरो से एक्स तक। तो अब जरा देखो, पहले मैंने एक्स डाला, क्या आएगा वन माइनस एक्स, फिर मैंने वो डाला तो क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन है। तो क्या ये चीज सेम ही नहीं है या नहीं? सर बिल्कुल सेम है भाई, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए प्लीज। फिर आपका ये प्लस का केटी आ जाएगा जैसा एज इट इज था, ठीक है, प्लस का केटी आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज करा, मेरी फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ गई है। सो यहाँ इन्होंने पूछा क्या था, देख लो एक बार, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही पूछा होगा शायद। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से इसका प्रॉपरली इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, ये निकाल ली। अब इन्होंने पूछा है कि सर हाफ लाइफ बताओ, तो यार हाफ लाइफ में मैं बस ए माइनस एक्स को ए बाय टू पुट कर दूं, खत्म। ये ए बाय टू पुट करा, वैल्यूज देखी तो टी हाफ मेरा आ गया। बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत आसान सी। तो यहाँ हमने साथ साथ टी हाफ भी निकाली और आप देख सकते हैं दिस इज दैट पर्टिकुलर रिएक्शन जिसका टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन है। सो ये चीजें हैं जो हमें बस बेसिक सी चीजें यार पता होनी चाहिए फॉर आवर चीज। तो यहाँ हमने करा क्या, सबसे पहले इंटीग्रेटेड। तो ये यार मैथ्स है, जिन बच्चों को थोड़ी मैथ्स पसंद होगी वो आराम से इस चीज को कर लेंगे। बेसिक इंटीग्रेशन है ये भी नहीं कि यहाँ पर मैं कुछ nth डेरिवेटिव वगैरह करवा रहा हूँ, nth इंटीग्रल पता नहीं होता भी होगा, यानी डबल इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ, ऐसा कुछ है भी नहीं सीन यार। ये तो सिंपल सा सीन है यहाँ पर, तो आसान सी चीज है। तो आसान सी चीज यहाँ पर आप कर ही लेंगे। और बाकी ये वाला इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी। अगर किसी को लग रहा है ज्यादा दिक्कत आ रही है तो यार कर लेना बात, बाकी यार आनी नहीं चाहिए, मतलब लॉजिकली दिक्कत आनी नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर आप कौन से ईयर में आ गए, सेकंड ईयर में, आपने 11 12 में मैथ्स वगैरह में पढ़ी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कुछ वो भी नहीं है इसमें। बहुत खतरनाक वाली चीज जो आगे आते थे, बाय पार्ट्स वाई पार्ट्स, क्या क्या होता था इंटीग्रेशन का, मैं भूल भी गया। आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये वाला था। यहाँ पर क्या है, अच्छा सेम ही चीज है यार, ये मैं खामखा डिफरेंस समझ रहा था इसको। तो यहाँ पर भी अगेन इन्होंने सेम के लिए बात कर ली कि यार आप पुट करो, तो यार यही तो निकाला है अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही निकाला है। तो आओ जरा इन्होंने इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने ये चीज जो बोली कि फॉर सच अ रिएक्शन व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लॉट, आओ जरा देखते हैं इसको। सो यहाँ पर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ क्योंकि ये डिराइव तो मैंने कर लिया आपके सामने। के टी बराबर वन बटे ए माइनस एक्स, माइनस का होना बाहर। मुझे ग्राफ इसका निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर का इसके साथ ग्राफ बनाना है। सो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। आओ जरा समेटें थोड़ा सा, तो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं ए को यहाँ लेता हूँ माइनस का माइनस, ठीक है, तो मेरे पास आ गया, सिंपल हो गया। एलसीएम लेना जरा, ये यार है आंसर, ये यार है। ब्रैकेट द मोमेंट मैंने ओपन करा ये प्लस हो जाएगा, इससे ये उड़ा दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा के टी बराबर एक्स अपॉन जी आर है, आंसर जी आर है। तो क्या ये मेरे वाई एक्सिस वाली टर्म आ गई? हाँ जी सर। क्या ये मेरी एक्स एक्सिस वाली आ गई? हाँ सर। क्या ये मेरा स्लोप आ गया? खत्म। तो स्लोप क्या होगा? के खत्म। तो एम बराबर मेरा क्या आ जाएगा। तो आप चाहें तो स्लोप आप जो है वो उसका प्लॉट ड्रॉ भी कर सकते हैं बहुत सलीके के साथ। तो यहाँ पर अगर इसका मैं प्लॉट ड्रॉ करना चाहूँ तो दैट विल बी एक्स अपॉन ए टाइम्स ए माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका टाइम, ये आपने ड्रॉ करा, ये आ गया आपका स्लोप, टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा कि बहुत आसान तरीके से, यस एम को ही लिख दीजिए अगर आपको ज्यादा दिमाग में मंग। तो ये आ गया। तो ये आसान चीज है, मुझे तो ये लगा था डबल वाले, तो डबल वाले पे चल आप देख लो यार, जब हमने क्या करा था रिएक्टेंट्स वगैरह डिफरेंट हो, रिएक्टेंट वगैरह डिफरेंट का भी हमने देख रखा है बहुत डिटेल में, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ये चीज शो करनी है कि हमारा, देखो क्या शो करना है हमें, टू प्रूव में है हमारे पास T99.9% बराबर 10 टाइम्स T50%, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो बारी बारी से हम T50 निकाल लेते हैं एंड देन इवेंचुअली वो निकालेंगे। तो यार ये तो सभी को पता होगा, ये आप डिराइव भी कर सकते हैं कि टी के टाइम्स T50% बराबर हो जाएगा LN2 के, या फिर T50% को आप डिराइव कर लेंगे खुद ही कि ये LN2/K के इक्वल आ जाए। मैं नेक्स्ट वाली कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें ज्यादा लोचा है। तो K T99.9% इज इक्वल टू LN, A इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड A माइनस एक्स। अब A माइनस एक्स क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं बैठ के। हाँ ये सब सोचते हैं। कुछ गलत लग रहा है वैसे मुझे यहाँ पर।
मेरे हिसाब से यहाँ 90% आना चाहिए था, बट देखते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये थोड़ा सा इन्होंने गलत करा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 10 टाइम्स। ठीक है, ये देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 99.999% मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सो मेरी a माइनस एक्स की वैल्यू होगी। सर इसका ये मतलब है, अगर आपकी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आपका रिएक्टेंट कितना बचा होगा? तो सर आपका जो रिएक्टेंट है, क्या आप बोल सकते हो 0.01 टाइम्स बचा होगा? सर बात तो आप सही कह रहे हैं, सही बोल रहा हूँ या नहीं? मैं भी सोच लेता हूँ ना, कभी कुछ गलत बोल, हाँ यार इतना ही बच रहा होगा, इतना ही बच रहा होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, ठीक। सो मेरा जो रिएक्टेंट है, कहना है से वो मेरा इतना ही बचा होगा। हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूँ ना? अगर कोई प्रॉब्लम होता है यार मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी खुद सोच सोच के कर रहा हूँ, कोई मुझे बिल्कुल रटी हुई थोड़ी है। तो इसको मुझे लग रहा है मैं लॉग में ले आऊँ पहले। 2.303 लॉग 2, क्योंकि लॉग का इस्तेमाल होता हुआ लग रहा है। रुक जाओ। सो ये चीज समझ में आ गई। ए माइनस एक्स मेरा जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा 0.01 टाइम्स। ठीक है, ए माइनस एक्स क्या होता है सर? आपका ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपका इनिशियली कुछ ये था, फाइनली आपका ए माइनस एक्स हो जाता है। अब आपकी जब रिएक्शन इतनी कंप्लीट हो गई तो कितना रिएक्टेंट बचा होगा? भाई 100 माइनस 99.9 ही तो बचा होगा। बोलिए यस और नो। हाँ सर बात तो अब आपकी समझ में आ गई। तो अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। कहीं 0.1 तो नहीं आ गया? 99.9 यार, एडिशन भी सालों वो लग रहा है, मतलब दिमाग ऐसा हो रहा है। 99.9 इसको मैं यार माइनस करूंगा, मतलब इतने बुरे दिन आ गए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये गलत तो नहीं कर रहा है। ये आ जाएगा 1। हाँ गलत कर दिया ना, देखा? तो 0.1 आएगा मेरे हिसाब से आंसर। आप एक बार चेक कर लेना। तो 0.1 आ रहा है यार, तो ठीक है, 0.1 ए हो जाएगा। सो कहना है से यहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी और 0.1 ए। बोल सकता हूँ या नहीं? सर बोल तो सकते हैं आप। बाकी एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, 99 का 1%, 99.9 का 0 बिल्कुल सही यार, इसमें गलती नहीं है। आप गलती नहीं होगी 10 टाइम्स है। तो कहना है इससे कि जो मेरा के टाइम्स टी 99.9% है, दैट इज इक्वल्स टू 2.303। ठीक है, लॉग 2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? ये लॉग 10 आ जाएगा, और इस के को मैं डिनोमिनेटर में भेज देता। ठीक है सर, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? सर लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तभी मैं बोल रहा था यहाँ कुछ गलती लग रही थी। तो मेरे हिसाब से आप ध्यान से देखना यार, मैं इन दोनों लोगों को डिवाइड कर रहा हूँ, इसको और इससे डिवाइड कर रहा हूँ। सो आपको पता है कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो मेरा T50/T99.9 जो आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, या ln 2 भी बोल सकते हैं, बट ln 10 आ रहा है या नहीं। और मुझे निकालना क्या था? तो मुझे निकालना ये था कि मेरा T99.9% कितना है। तो T99.9 की यदि मैं बात करना चाहूं, तो दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 10 बाय लॉग ऑफ 2 इंटू T50%। ये आपका 1 होता है, ये आपका 0.3 होता है। तो मेरे हिसाब से 1/0.3 आ रहा है। तो आंसर आपका देख सकते हैं वो गलत ही आया। तो इन लोगों से कुछ डेफिनेटली गलती हुई है। मतलब आप लोगों को अगर मेरे मेथड में कुछ गलती लगे तो बताइएगा, बट ये वाले सवाल तो सीबीएसई बोर्ड्स में ही आते थे। इन्होंने कुछ तो परसेंटेज वगैरह में करा है। अगर ये इस चीज को शायद 90 कर देते, देखना एक बार क्या 90 से आंसर आ रहा है। अगर इसको वो 90 कर देते तब शायद आंसर आ जाता। चेक करिएगा, आप बताइएगा, मुझे आया नहीं। अगर 90 कर देते, 90% नहीं, मैंने गलत करा, थोड़ी सी यहाँ गलती हुई है। 99.9%। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या बोल रहा था मैं? यहाँ पर ही 0.1% बचेगा। तो 0.1% मतलब ये जो है मेरा 0.001 टाइम्स ये होगा ना यार। 99.9% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अगर मैं इसको 100 मान लूँ, उसको मैं 99.9 मान लूँ, और ऊपर वाले को भी मैं 100 मान लूँ, तो मेरे हिसाब से यार ये आएगा। सॉरी, सो हुआ क्या, ज्यादा ध्यान से देखना, मतलब आंसर तब भी मेरे हिसाब से मैच नहीं करेगा। बट द पॉइंट इज कि मेरी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इनिशियली अगर मेरी 100% थी, ए करस्पॉन्ड कर रहा है मेरा 100% को। ठीक है, ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब पूरी है। सो यहाँ पर मैं बोल देता था कि ए बाय 100 इंटू 100 कर दिया करता था, तो मैं बता लिया करता था आंसर। ठीक है, तो यहाँ मेरी ये 100, सॉरी ए बाय 100 क्या बोल रहा हूँ, ए। सो फिर से एक बार, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरी जब 100% थी, तब मैं बोल रहा था ए हो रही है। अब मेरी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब बची कितनी? सर आपकी बची है 0.01%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका 0.1% बचा है। थोड़ी सी गलतियां हुई, 0.1% ऑफ ए बचा है, परसेंटेज की बात हो रही है। तो उसको मैं लिखूंगा 0.1/100। सो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ इंटू ए। क्या ये बात समझ में? या ए बाय 1000 आ रहा है मेरा यहाँ पर, ध्यान से देखना, ए बाय
1000 आ रहा है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगा, अच्छा वो ये चीज आ गई थोड़ा सा, ये ए एज इट इज, ये ए बाय 1000, ये 1000 मेरे पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया, इससे ये उड़ा दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब 10⁻³ मेरा पीछे आ गया, तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ तो हुआ, शायद कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पर मेरा बैकवर्ड में आ गया। ठीक है, तो ये मेरा इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं वैल्यूज को चेंज करना चाहूँ तो बिल्कुल करूंगा, क्योंकि गलत कर दिया। ये क्या था, 2.303 लॉग वॉग, तो ये कैंसिल हो रहा था। तो मेरे पास T50 के सामने है log 2। ठीक है, डिवाइड में क्या है सर जी, डिवाइड में आपका 3 टाइम्स log 10। आई होप सो अब मैंने सही करा होगा, आई होप सो, आई जस्ट होप कि अब मैं सही कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैं देखूं, T99 को मैंने यहाँ भेज दिया, 3 टाइम्स log 10 को मैंने यहाँ भेज दिया, मतलब log 10 को मैं 1 ही लिख देता हूँ चलो। और डिवाइड में log 2 आएगा, दैट इज 0.3। ओ भाई सही आया, अच्छा हुआ, भी बेइज्जती हो जाती है यार, कितनी खराब। ये 10 पर तो 10 टाइम्स आ रहा है, यस। तो यहाँ पर बिल्कुल अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छा हुआ यार, ये चीज मतलब क्रॉस चेक कर ली, पता नहीं कहाँ गलती हुई थी। तो ये 10 टाइम्स आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे भी आपको भी। तो ये होता है यार, साथ साथ करते हैं, मतलब ऐसे नहीं मैं पहले तो सॉल्व करके बैठ रहा हूँ, मतलब कर सोचता हूँ यार साथ साथ ही सॉल्व करेंगे तो एक आपको मिलेगा कि एग्जाम में एग्जाम कंडीशन बन जाती है मेरे लिए भी, कि भाई मैं भी एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही लगभग करा होगा, या हो सकता है मतलब पहले कभी करा होगा, बट काफी टाइम बाद हाथ सेट हुआ तो दिमाग में नहीं होता। तो हुआ गलती क्या हुई थी यहाँ पर, मैंने 0.1% की जगह 0.1 टाइम्स ए ले लिया था, दैट इज अगेन बहुत बड़ी गलती थी। तो 0.1 क्या होगा यार, अगर मुझे बात करो, एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, तो 0.1 ए, इस ए का कितना परसेंट होगा, बच्चा बच्चा बोल देगा सर 10% होगा। 100% अगर ए है तो 10% 0.1 होगा। आपने यही गलती करी, आपको लेना था 0.1% लेना था आपको, और आपने कितना ले लिया, 10% ले लिया। तो 0.01% लेना है तो डेफिनेटली इसको 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप अब यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन आई, ए बाय 1000 ये हुआ, हिसाब किताब ये बना, तो इसकी वैल्यू पुट करी और आराम से हम पहुंच गए। तो log 2 की वैल्यू यहाँ पर आपने या मैंने भी यहाँ पर पुट कर दी। आई होप अच्छा लगा हो यहाँ पर। तो लॉग में थोड़ा कन्वर्जन और लॉग की थोड़ी वैल्यूज याद होना इज अ बिट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो वो याद हो गई होगी अब आपको वैसे। तो ये वाले सवाल पर आता है। इस सवाल में क्या है, अपोजिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है, 2020-21 का कोविड वाले टाइम का, साफ सुथरा ये प्रिंट है, अलग ही पता लग जाता है वहां के सवाल पे। ये प्रूव करना है। किसी को कोई डाउट, सर क्यों नहीं होगा डाउट, सर अभी बताया तो नहीं, आप पहले डाउट की बात पूछो। करना क्या है, इसको शो करना है, एक्स क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, एक्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। हाँ सर हमने करा था, याद होगा आपको कि बात क्या करी थी हमने, इनिशियली हमने यहाँ पर रेट लिखना शुरू किया था कि फॉरवर्ड के लिए हम लिखेंगे के एफ इंटू ए, और बैकवर्ड के लिए हम माइनस लगा देते हैं के बी इंटू बी। ये आपका नेट रेट हो रहा था एट इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड, ये होता है ना आर एफ माइनस आर बी करा था, एट इक्विलिब्रियम इसको 0 करा था, बिल्कुल सही बात। इनिशियली मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या ली थी, ए नॉट ली थी, बी 0 ही था। एट टाइम टी एक्स ए माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा। बिल्कुल मानते हो नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, ए नॉट माइनस एक्स, और ये के बी टाइम्स एक्स हो जाता है, हाँ सर। फिर क्या बोला था मैंने, एट इक्विलिब्रियम एक्स इक्विलिब्रियम बन जाएगी द कॉन्सेंट्रेशन, हम बोलते हैं कि जो वैल्यू है एक्स की एट इक्विलिब्रियम, उसको एक्स इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। दैट इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही तो होगी। इतना तो बेसिक पढ़ ही रखा है हमने, हाँ सर पढ़ रखा है। फिर हम एक्स इक्विलिब्रियम लगाते हैं। सो हम बोलते हैं जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाता है, उस टाइम पे हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होती है। हाँ, हमने फिर ऐसे एक्सप्रेशन लिखा था, बोलो यस और नो, याद आ रहा है नहीं, मैं बनवा रहा हूँ माइंड में, करने को आप कर लेंगे आराम से। पहले क्या करा हमने, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड वाला एक्सप्रेशन लगाया, फिर नेट रेट निकाला, फिर हमने कहा यार इक्विलिब्रियम पर बात करनी है, तो इक्विलिब्रियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम एक्स इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। फिर हमने कहा कि यार इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड, तो एक्स हमारा एक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहां से हम एक्स की वैल्यूज, या फिर बेसिकली हमने यहाँ पर के बी की वैल्यू निकाली थी, जो आपके यहाँ सामने होगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं सर, तो केबी की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली। अब केबी की वैल्यू को मैंने यहाँ सिंपल पुट करा, केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एफ इंटू क्या थी सर, बहुत सिंपल थी, के एफ इंटू, यहाँ पर हमने इसको ओपन भी कर दिया था, दैट इज के एफ एज इट इज ए नॉट बाय एक्स ई माइनस एक्स ई बाय एक्स ई, दैट इज 1। तो वही यहाँ पर पुट करा, इंटू मैक्स है ही, तो यहाँ पर आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे फाइनल क्या हिसाब किताब बना था सर, फिर फाइनल तो बहुत सीधा सा हिसाब किताब ये बन गया था, हमने यहाँ पर के एफ इंटू ए नॉट हो गया था, फिर यहाँ पर एक्स था वो एज इट इज रहा, ठीक है। फिर माइनस का के इंटू एक्स सर यहाँ पर भी हुआ था, तो ये आपका एक कैंसिल हो गया था। तो एट द एंड आपका ये एक्सप्रेशन बचा था। आई होप आपको याद आया होगा यार, मैं करके भी दिखा दूंगा किसी को डाउट हो रहा है। तो के एफ इंटू ए नॉट है ये बेटा, माइनस का के एफ इंटू एक्स हो जाएगा, हाँ सर।
अब ये माइनस एज इट इज, के बी की जगह ये पूरा आदमी आ गया, और इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, ये के एफ इंटू ए नॉट बाय एक्स, ए नॉट इज बेसिकली कैपिटल ए नॉट। फिर ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस क्या, प्लस का एक्स अंदर आएगा मल्टीप्लाई होगा, और ये तो प्लस का के एफ इंटू एक्स, इससे ये उड़ा दिया था। हाँ सर बिल्कुल, बात तो सही कही आपने। तो वही सिनेरियो है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये तो अच्छा खैर मैंने पीछे वाली इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करा, बट हमारा हिसाब किताब जो है वो ये हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा करा भी यार मैंने, क्यों करा दोबारा। तो इसको मैं उड़ा देता हूँ, तो हमारा रेट इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। और अब रेट को मैं क्या बोलूंगा सर, आप रेट को बोलोगे डी एक्स बाई डी टी। क्यों बोलोगे, ए माइनस एक्स को आप देख सकते हो, इसको मैंने जब डिफरेंशिएट मारा था विद रिस्पेक्ट टू टी, वो आपका dx बाई डी टी आया था। सॉरी माइनस लगाते हैं क्योंकि हम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। ये हमने बात कर रखी है बहुत पहले से, 500-600 बार इसकी बात हो चुकी है, तो अब 700 बार करने की, 601 बार बात करने की जरूरत नहीं। ये हो गया था। फिर यहाँ dx बाई डी टी करा था, इसको मैं अब नीचे लेंगे। वेरिएबल क्या है, एक्स है। एक्स इक्विलिब्रियम इज नॉट एट ऑल अ वेरिएबल, इट्स जस्ट द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विच इज अगेन ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, वैल्यू लगाई, इंटीग्रेट करा, वही या तो यूवी वाले मेथड से, या फिर वही ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स प्लस वी वाला जो बताया था इंटीग्रेशन, वही तो आपका माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पर बाहर। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो आप हर बार सब्स्टिट्यूशन कर दिया करिए, आराम से बना लेंगे आप, हर सवाल बना लेंगे लगभग। कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की और एग्जैक्ट जरूरत नहीं है इतना ज्यादा। इसको इंटीग्रेट मारा, ये हुआ, आपके सामने ये वैल्यू आ गई। आई होप सो ये समझ में आया होगा। एंड देन इवेंचुअली हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नॉट बाय एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर आदमी। ये इसकी मदद से हमने यहाँ पर ए नॉट बाय एक्स निकाल लिया था। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ करा, इसको उधर भेज दिया, तो ए नॉट बाय एक्स क्या था, के एफ प्लस के बी डिवाइड बाय के एफ सिंपल। यहाँ वैल्यू पुट करी, बहुत सलीके वाला एक एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया था, और शायद यही कुछ हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। सो हुआ क्या, ध्यान से मैप बनाते हैं एक बार दिमाग में। पहले ये लगाया, फिर यहाँ से मैंने ए नॉट बाय एक्स इक्विलिब्रियम निकाल लिया, जो मेरा किसके इक्वल आया था, जो मेरा इक्वल आया था के एफ प्लस के बी बाय, शायद के बी के देख लो, यहीं से देख लेते ना। ये एक्स इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, ये के एफ नहीं, के एफ आएगा नीचे क्योंकि एक्स के साथ ये ना, तो ये आया था, ठीक है। हम्म, ये मेरा यहाँ पर इसके इक्वल आ गया, ठीक है। मैप बना रहे हैं दिमाग में याद रखने के लिए। फिर हमने क्या करा सर, फिर आपने करा था ना, फिर यहाँ पर हम एक तो सारी एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यूज में पुट कर दिया था मैंने, सब कुछ एक्स इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ले आया था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक एक्स बचा था। फिर मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ करा, आराम से इंटीग्रेट मारा जैसे हर ऑर्डर में करा है। फिर एट दी एंड हम यहाँ पहुंचे, इस मकाम तक जब पहुंचे हम यहाँ पर, इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमने ए नॉट और एक्स, ए नॉट बाय एक्स इक्विलिब्रियम की वैल्यू पुट कर दी, फाइनल आंसर तक आराम से हम पहुंच। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डिराइव दिस पर्टिकुलर अपोजिंग रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं जीरो ऑर्डर की तरफ। एग्जांपल देने देख लेंगे यार, एग्जांपल वगैरह भी कौन दे एग्जांपल, आप लोग खुद ही कर लेना एग्जांपल तो। रेट कांस्टेंट का एंड हाफ लाइफ का निकालना है, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। प्लॉट्स वगैरह की भी बात करनी है, तो यार जीरो ऑर्डर पता नहीं इतना ज्यादा शायद डिस्कस नहीं करा था, बट आइए देख लेते। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, कुछ टाइम बाद ए माइनस एक्स, ये जीरो, कुछ टाइम बाद एक्स, ठीक है सर। डायरेक्टली मैं dx बाई डी टी लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स क्या सर, दैट विल बी इक्वल टू आपका के टाइम्स रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो। हो गया काम, बस यही तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से अब यहाँ पर हंसते खेलते आगे की डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपका यार ये dx बाई डी टी आपका इक्वल हो जाएगा के टाइम्स डी टी के, हमारी इंटीग्रेट टाइम जीरो से, जब टाइम जीरो था तो एक्स की वैल्यू क्या थी बताओ, जीरो, ये टाइम जीरो, ये टाइम टी, टाइम जब टी था तो एक्स इक्वल टू एक्स, खत्म। सही करा है ना यार मैंने, टाइम जीरो पर, हाँ। तो dx को इंटीग्रेट मारा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर फाइनल आया था x बराबर आपका आ जाता है यहाँ पर के टी, ठीक है। और यहाँ से आप एक चीज बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन है एट एनी टाइम, क्या है, यही तो है आपकी, और ये आपकी इक्वल हो जाएगी a माइनस के टी की, खत्म। सो ये आपका यहाँ पर बहुत आराम से एक्सप्रेशन बन गया था। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। बाकी एक आध जगह ये भी दिखा दूं, अगर आपका इस प्रकार आ जाए, आपको स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेके देते हैं जो केएल कपूर साहब की किताब में दिया हुआ है, सो हाउ यू गाइस आर गोइंग टू प्रोसीड, आप बोलेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, के टाइम्स इंटू डी टी, यही आएगा, हाँ। इसको आप उधर भेज दिएगा, अब मैं यहाँ सिर्फ ए के हिसाब से ले रहा हूँ। सो मेरा डी ए जो है दैट इज, आपको याद होगा ना मैं इनिशियली ऐसे ही करवा रहा था, माइनस के वन माइनस वी वन, दैट इज स्टोचोमेट्रिक ऑप्शन का इंटीग्रेशन। मान लेते हैं इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कुछ
ए नॉट थी और बाद में कुछ ए टी हो गई, इंटीग्रेट मारेंगे ए नॉट माइनस ए टी, या ए टी माइनस ए नॉट भी आप बोल सकते हैं, बट मैं माइनस को सेटल कर रहा हूँ। वी वन के टी के इक्वल आ गया, ठीक है, सही करा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और क्या हम बोल सकते हैं, एक और चीज यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मेरा x इज इक्वल्स टू के टी है, ये जो मेरा x इज इक्वल्स टू के टी है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ए नॉट माइनस ए टी मेरा इक्वल आ रहा है x टाइम वी वन के। ये मैंने पीछे निकाल लिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको इंटीग्रेट सिंपल मारता तो x मेरा के टी के इक्वल आ रहा है ना। हाँ तो सर ये आ गया यहाँ पर। और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ बस हो गया यहाँ पर। और x इज इक्वल टू के टी वगैरह आ ही रहा था, तो ठीक है मेरे हिसाब से ये इतना काफी है। तो ये भी अगर करवाएंगे तो करवाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी हाफ लाइफ की तरफ। इन्होंने बोला था हाफ लाइफ, हाँ। सो हाफ लाइफ अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन को हटाना ही थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी नहीं रख के भी कर सकता हूँ मैं, बट हम यूज करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को। तो अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, ए टी क्या है मेरा, सिंपल ए माइनस एक्स ही तो है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, ए बाय टू, खत्म बस। ए बाय टू बराबर ए माइनस के टी, ये इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए से माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो ए बाय टू बराबर आ गया किसके, के टी के, और टी हाफ है क्योंकि, तो टी हाफ आपका आ गया आराम से ए बाय टू के, खत्म। चलिए कर सकते हैं। यह है क्या, और क्या पूछा इन्होंने, जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। हाफ लाइफ भी बोली थी क्या इन्होंने। हाँ अब हमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ बनाना है, आओ बना लेते हैं। माई एक्सप्रेशन वॉज दिस, यस सर, y बराबर c प्लस एम एक्स, एक्स है ये, स्लोप क्या है नेगेटिव, मतलब नीचे आ रहा है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस पॉइंट वुड बी ए नॉट, ये स्लोप आ गया। स्लोप किसके इक्वल है सर जी, माइनस के, खत्म। और क्या बोला इन्होंने, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये भी देख लो यहाँ पर, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आ गया। इसका स्लोप कोई बता सकता है मुझे जल्दी से, सर वन बाई टू के, खत्म, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर आपका गया ना, गया एम एक्स के इक्वल, तो एम क्या है आपका, वन अपॉन टू के, तो दैट्स हाउ यू गाइस कैन डू। तो ये था हमारे पास सवाल। तो ये केमिकल काइनेटिक्स स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे, डेरिवेशन बेस मिलेंगे, बहुत ज्यादा डेरिवेशन आने के चांसेस हैं। तो इनमें से काफी सारी आपको डेरिवेशन, एक आध ऑर्डर वाली, एक आध इनिशियल जो स्टार्टिंग में मैकेनिज्म करा था वो वाली, एंड देन उसके बाद हमने क्या करा था, ऑर्डर हो गया वो हो गया। इनमें से अभी तक जो करा है आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो मिल ही जाएगा समझ लो आप। अभी तक सवाल आ चुका आपके एग्जाम में, इसमें से जब आप आएंगे ना बाद में, तो आप बता ही रहेंगे कि अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे सवाल आ चुका है। थोड़े से कुछ अब लगातार सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट बता दिया। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ना लिखते और खाली रेट कांस्टेंट बोल देते, आपको खुद ही यूनिट को देखकर प्रिडिक्ट करना पड़ता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। नाउ दीज गाइस आर सेइंग कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बचेगा 5 घंटे बाद एट इसी टेम्परेचर पर, और कितना, हाउ लॉन्ग विल द सैंपल, कितना टाइम लेगा टू डिकम्पोज 92% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। द पॉइंट हियर इज इन द फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट थिंग इज कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए। जनरली मुझे जो याद रहता है वो ये रहता है, आपको भी ये रहता होगा, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर एल एन ए अपॉन ए टी। नाउ मैं लगाना चाहूँ तो डेफिनेटली इसको लगा सकता हूँ, मैं के पुट कर सकता हूँ। मुझे निकालना क्या है, मुझे सैंपल निकालना है, टी की वैल्यू आर्स में की जगह में। इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ, क्योंकि सेकंड इनवर्स में, तो यहाँ पे मैं टाइम को भी सेकंड में पुट करूंगा, तो इन यूनिट्स का ख्याल रखूंगा। एंड देन मैं एल एन ए बाई ए टी निकाल लूंगा। फिर यहाँ मुझे निकालना क्या है, यहाँ निकालना है मुझे फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। इनका मतलब ये है ए टी बाई ए की वैल्यू मुझे निकालनी, मतलब कितना फ्रैक्शन बचा, दैट इज जितना हमारे पास रिएक्टेंट है डिवाइड बाय टोटल कितना था, इसकी मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। और बच्चा बच्चा बता देगा सर ए टी बाई ए नॉट इक्वल होता है माइनस ऑफ ई रेस्ट टू पावर के, ठीक है। यहाँ से भी ये चीज आप देख सकते हैं, ई की पावर के टी हो जाएगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का के आ जाएगा आपका यही 2.24 इंटू 10⁻⁻5 है। टाइम कितना है यहाँ पे 5 आवर्स, आवर्स को करूंगा मैं पहले मिनट में, मिनट को करूंगा मैं सेकंड में। तो ये यहाँ पर आ रही है मेरे पास लंबी सी वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 300, 300 और यहाँ पर ये 60, 300 और 60, मतलब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 × 6, ठीक है। और यहाँ पे उसकी जगह में कर दूंगा उसको 1000। इन दो जीरो से यहाँ पर ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास 18 इंटू 2.24/100, ये यहाँ पर मेरे पास बच रहा है
सो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर्स आपका डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहूंगा। क्या आप लोग करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहेंगे, कैसी बात आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट विल बी ई रेस टू पावर माइनस का 0.4032, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये भी आई थिंक हम इसमें से कर ही सकते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ, यहाँ से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अगर मैं कैलकुलेट में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आपके पास मेरा वाला कैलकुलेटर है तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूंगा, सॉरी, शिफ्ट करूंगा, फिर यहाँ पर ई आ जाएगा। तो ई रेस टू पावर मेरी क्या आ रही है, माइनस का 0.4। सो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 0.6703। तो मेरा कितना फ्रैक्शन बचा है, 0.673 बचा है, मतलब लगभग लगभग 33% ऑफ द रिएक्शन इज डन। ये मुझे यहाँ से पता लगा। नाउ दीज गाइस जस्ट वांट टू नो कि अगर 92% ऑफ द रिएक्शन हो जाए तो वहां पर हमारा जो है वो कितना टाइम लगेगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, टी विल रिमेन एज इट इज, एल एन। ए कितना है सर, ए आपका नहीं पता, तो ए बेसिकली 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ न्यूमेरिकल इस वाले का सॉल्व करूँ। 92% अगर डिकम्पोज हो गया तो बचा कितना होगा, 8 बचा होगा। अगर मैं ए को 100% बोलूँ तो टी को कितना बोलूंगा, ए टी को सर 8 बोलोगे, तो वही है यहाँ पर देखो। इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। बेसिकली यहाँ पर ए अपॉन समथिंग जो भी आप करने जाएंगे ना, तो आपको इवेंचुअली यही आंसर मिलेगा डिवाइड वगैरह करने के बाद। तो एल एन ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो क्या करूं मैं, यहाँ पर लॉग 10 वाला कर लूं, आसान रहेगा, या फिर मैं एल एन की वैल्यू निकालूं। चलो, तो ये वैसे तो सिंपली मेरे पास हो रही है एल एन 12.5, ठीक है। तो एल एन 12.5 ही निकाल लेते हैं, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एल एन 12.5 कितना आ रहा है जी, तो 2.525 आ रहा है। डिवाइड में करूंगा यहाँ पर इसको, तो ये 10⁵ ऊपर 2.24 यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा टाइम आएगा इन सेकेंड्स, इस बात को ध्यान में रखते हुए करूंगा। 2.525 डिवाइडेड बाय 2.24, सो ये आ गया मेरे पास 1.127 इंटू इतना बड़ा सेकंड। तो या तो मैं इसको चाहूँ तो आवर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट कोई नहीं भाई, उस पर भी आंसर उन्हें मार्क्स देने ही पड़ेंगे। तो ये यहीं पर रुक के मैं आगे चले जाऊंगा, कितना ही कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँ, बाकी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट एकदम एग्जैक्टली आपका कुछ ना कुछ सेम सवाल मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इन लोगों ने हाफ लाइफ 8 मिनट बता दी मुझे। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना समय आपको लगेगा टू रिड्यूस टू 1%, मतलब कितनी रिएक्शन हो जाए, 99% हो जाए, रिएक्टेंट कितना बचा है 1%। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, के टी बराबर एल एन, ए को 100 ले लीजिए, और आपका क्योंकि ये बोल ही रहे हैं आपका 1% बचा है तो नीचे 1 आ जाएगा। आप इसको बेटर रहेगा 2.303 लॉग, बिल्कुल बेटा आपने बिल्कुल सही यहाँ पर आप सोच रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा, फिर सर यहाँ पर आपका आ जाएगा 10⁻², इसमें आप कर लीजिए। बट सर ना के पता ना टी पता, टी तो हमें निकालना है सर, के कहाँ से निकालें, तो उसी उसी दिन के लिए इन्होंने हमें दे रखी है हाफ लाइफ। तो हमें पता है टी हाफ बराबर एल एन टू बाय के लिखना चाहूँ, एल एन टू बाय के लिख सकता हूँ, या और क्या लिखवाएंगे आप, या मैं 0.693 के भी लिख सकता हूं। तो के मेरा आ जाएगा 0.693 टी आप कितना है 8, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 2.303 इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉग 2 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल आएगा, ताकि यहाँ पर सो दैट चीजें कैंसिल हो जाएं। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर। तो ये 2.303 मैं के की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इनटू लॉग 2। तो ऐसे बेटा स्मार्टली करना होता है, ऐसे नहीं टाइम पास करने के लिए कर रहे हो कैलकुलेशन। टी मुझे निकालना है 2.303, अब ये पावर पीछे आ जाएगी, ये लॉग 10 बन हो जाएगा। देखो कितना कितनी साफ सुथरी कैलकुलेशन हो गई, मुझे भी अंदाजा नहीं था इस बात का। इससे ये उड़ा, बचा क्या, टी बराबर 16/log 2, खत्म। कितना मतलब साफ सुथरा। क्या इसमें अगर कोई थोड़ा समझदार बच्चा हो ना भाई, उसको कैलकुलेटर की भी जरूरत ना पड़ने की, यहाँ पर समझ रहे हैं आप बात को। इतने मिनट आपका आंसर आएगा, तो बहुत आराम से आप इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल अगर किया जाए तो 53.33 आपका आंसर आ रहा है, और मिनट्स में ही आएगा। सर मिनट्स में क्यों आएगा बेटा, हमने रेट कांस्टेंट बताओ क्या लिया था। सर आपने रेट कांस्टेंट यहाँ लिया था, और ये क्या था सर, ये मिनट था, तो बस आपको पता लग गया। तो यहाँ पर ये मिनट्स आएगा, सिमिलरली आपका जो टाइम है यहाँ पर भी वो मिनट में ही आएगा, बिकॉज यहाँ के की जो वैल्यू है वो मैंने मिनट में करी। आई होप सो मैंने सही करा होगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आई जस्ट होप। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, पर इसी तरह से करना है कैलकुलेशन को, ऐसे मिनिमाइज करना है। चाहता तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता, बट फिर आप देख रहे हैं ना अगड़म तिगड़म कितना करना पड़ता है, यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो पाता, कुछ और कर रहा होता, तो वही है।
दैट्स हाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन स्मार्टली। क्या ये डेरिवेशन आपको याद होगा, के बराबर ए ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी। फर्स्ट आ जाएगा तो मेरे पास के वन ले लूँ, आर टी वन ले लूंगा, ठीक है। फिर मैं के टू निकालूंगा, फिर मैं लॉग लूंगा एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं आराम से कर सकता हूँ, ऐसा करना चाहूँ ऐसे, या फिर मैंने वेंट ऑफ इक्वेशन से भी इसको करवाया था कि वेंट ऑफ इक्वेशन का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें, जो बोलती है एल एन के इक्विलिब्रियम दैट इज फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, आपका इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मैं, मेरे हिसाब से हम यहाँ पर इस वाले से ज्यादा बेटर तरीके से यूज करेंगे। दैट इज के इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इनटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ ए बाय आर टी। अब करना क्या है सर जी, यहाँ कुछ नहीं करना, आप इसका लॉग ले लो, एल एन के वन बराबर यहाँ पे एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी वन। बेटा ये पीछे आ जाएगा तो आपका एल एन ए माइनस का ई ए बाय आर टी। बताओ एल एन ई की वैल्यू क्या होती है सर जी, वन होती है, बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये लॉग बेस ई होता है ना, तो ये आ गया। तो एल एन के वन आ गया। क्या मैं सिमिलर मैनर में एल एन के टू लिख सकता हूँ, यानी बस इतना बता दीजिए सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते आप ये बताइए। यहाँ टी वन लगा दो। नाउ क्या मैं एल एन के टू बाय माइनस के वन कर लूँ? हाँ बिल्कुल कर लूँ। सो एल एन के टू माइनस एल एन के वन मेरा सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे इसमें से ये माइनस करूंगा। सो एल एन ए से एल एन ए कैंसिल मेरे पास हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा दैट विल बी ई ए बाय आर बचा, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू बचा। ये मेरा फाइनल कुछ ना कुछ हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। देन अगर मैं बात करूँ, यहाँ रेट कॉन्स्टेंट इन्होंने सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ दे रखा है, एट दिस टेम्परेचर एट दिस। अब इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी पूछी, कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है कि एल एन के टू बाय के वन मेरा किसके इक्वल है, ई ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। वन अपॉन टी वन कितना दे रखा है बेटा, तो अभी देख लेते हैं उसको, वन अपॉन टी वन माइनस टी टू। सो यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये साहब मेरे के वन है, तो ये मेरे टी वन हो जाएंगे। सिमिलरली ये साहब अगर के टू हो गए, ये साहब टी टू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट इस टी वन को मैं 273 ना लिख के, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस ना लिख के 298 केल्विन लिखूंगा अपने फॉर्मूला में। एंड सेकेंड थिंग यार, यहाँ पर इसको 40 ना लिख के 313 केल्विन लिखूंगा। देन यहाँ पुट करूंगा, आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। कैलकुलेटर साहब का ही सारा का सारा गेम है, आराम से आप लोग, मुझे भरोसा है पूरा का पूरा, आप लोग जरूर इस सवाल को अंजाम देंगे और आंसर निकालेंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा मेरा, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, सॉरी। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। वैसे करें यार, मैंने ऐसी बात नहीं है वो पीछे करके आ रहा हूँ कैलकुलेशन, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ लो, बट थोड़ा बहुत तो करो यार। फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, नहीं भी बोलते तो हमें यहाँ से पता लग जाता। इतने टेम्परेचर पर दे रखी, ठीक है, ठीक है। 90 मिनट तक कितनी परसेंटेज हो जाएगी, तो वही पूछ रहे हैं। ए टी बाई ए नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी, ठीक है। सो ई रेस टू पावर माइनस के कितना है, 2 दिस इंटू 90 है, तो 90 मिनट है। मिनट को मुझे किस में करना है जल्दी बताओ ना, सेकंड में करना है ना, हाँ तो 60 से कर दूंगा, सही करा है ना। इन दो जीरो से यहाँ पर इसको -3 कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 36। तो अगर मैं देखूं 36 इंटू 2.2 क्या हो रहा है, 36 इंटू 2.2 क्या करा है मैंने, सही करा है। 36 इंटू 2.2 79.2 ये आ जाएगा मेरे पास, और 79.2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से, तो 0.0792 आ जाएगा मेरे पास। सो ई रेस टू पावर माइनस दिस इंसान आ रहा है। आई होप सो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। लेट मी जस्ट हैव अ लुक, क्या कैलकुलेशन मेरी साफ सुथरी आ रही हो, आई होप सो आए। ई रेस टू पावर माइनस का 0.0792 और दिस विल बी 0.923, बढ़िया। ये मेरा आ रहा है 0.923। तो बचाना क्या था मुझे, कितना डिकम्पोज हो गया। तो ये ए टी बाई ए, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 92.3% बताओ बचा है या रिएक्ट हो गया। सर ए टी क्या होता है, टाइम टी पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, मुझे बताना क्या है कितना डिकम्पोज हो गया। तो मुझे यहाँ से 100 में से माइनस करना पड़ेगा बेटा, ये गलती मत करके आ जाना, पूरा सवाल बना जाओ और ये दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। आई होप तो लॉजिक समझ में आया होगा, किस तरीके से गलती हो सकती थी वो समझ में आई होगी। आते हैं इस पर्टिकुलर सवाल पर। डेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, ओके। ये बताना है, क्या मुझे आप लोग ये बता सकते हैं, ये मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, एकदम बेवकूफी कर रहा हूँ, या कुछ और कर रहा हूँ। सब क्या कुछ और, मतलब कुछ और क्या ही करेंगे आप, बताओ, कुछ तो कर रहा हूँ यार, जल्दी से बताओ क्या कर रहा हूँ। सर सबसे पहली बात, अभी तक जो आपने लिखा है वो तो एकदम
जिसने भी बोल दिया सही है तो वो एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ मैंने स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाए हैं। आई होप सो अब देखते ही आपको याद आ गया होगा क्या करना है। सर आपको रेट पता है, आपको dNO2/dt निकालना है, आपको dNO/dt निकालना है, आपको DO2/dt निकालना है। क्या मैं इसी तरीके से निकालूंगा या कोई और भी तरीका है? सर ऐसा कोई तरीका तो हमने नहीं पढ़ा, तो बस सिंपल यहाँ पर यार वैल्यूज पुट करो। 2 और 4 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क। मैं यहाँ पर आंसर भी बोल देता हूँ, इसका आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻4, इसका आएगा 3 इंटू 10⁻⁻4, इसका आएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻4। इतना आसान। माइनस ही है ना सर? हाँ माइनस। आओ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की सेम है, ठीक है। और 25% कंप्लीट हुई है 600 सेकंड में। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 75%? ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद है यार? मैं तो भूल गया, ऐसा था ना, 1/80 इज इक्वल्स टू 1/A0 + KT। चेक करके आया था यार, कभी बेइज्जती होगा। 1/A0 यहाँ पर था, 1/80 ये A/2 हो रहा था, ये उधर जा रहा था, एंड देन ये शायद यार माइनस आता है, शायद यहाँ माइनस आ रहा था। सो अगर मैं इसको देखूँ A/2, ये इधर, ये यहाँ 2/, नहीं नहीं सही था शायद, वही सही था, यहाँ 2/, सही थी। एक बार चेक कर लेते हैं यार फिर भी। एकदम सही है साहब। तभी मतलब मेरी फिलॉसफी यही है कि भाई स्टाइल नहीं मारना चाहिए इंसान को, बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। अगर नहीं पता तो भाई मना कर दो, अगर भूल गए तो देख लो, वरना स्टाइल मत मारो कि बिल्कुल भाई मुझे तो मुझसे ज्यादा तो किसी की मेमोरी अच्छी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ना करो। इसलिए आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, ज्यादा हीरो वीरो नहीं बनना चाहिए, जो भी हो मतलब एकदम सर झुका के रहना चाहिए हमेशा। तो रिएक्टेंट की बात हो रही है, सेकंड ऑर्डर हो रही है, 25% कंप्लीट हो गई है। तो क्या आपको इतना पता है, अगर 25 कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट बचा कितना होगा? सर 75 बचा होगा। बहुत बढ़िया बेटा। क्या मैं यहाँ 3/4 लिखूं? बिल्कुल सर। और यहाँ पर आ जाएगा ये -1/A, बिल्कुल सर, इज इक्वल्स टू के इन टू टी। सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं पहले समझा देते तो अच्छा लगता। हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही लॉजिक बोला। सो यहाँ पर यार पूछा क्या है सबसे पहले कि 75% रिएक्शन यदि हो गई तो कितना टाइम लगेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा सर? उसके लिए आप ये करिए ना, सिंपल। आप क्या क्या कर रहे हैं तो उसके लिए सर आप ये करेंगे, अगर 75% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी होगी? आपने बोला सर इतनी बची होगी 25%। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब सर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास के नहीं, बिल्कुल सही। तो के की वजह से ही मैं यहाँ पर ये इक्वेशन लगा रहा था, ठीक है? अब समझ गया? हाँ सर अब समझ गया, अब समझ गया। तो आप पहले बोलते ना, हाँ बिल्कुल सॉरी बेटा। अब आओ यहाँ पर वापस। सो हाँ ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सही है ना? इसको जरा सॉल्व करिए। ये आपका आ जाएगा 1/3 है। सही बोल रहा हूँ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? 3A यहाँ पर, 3 यहाँ पर, हाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू के टाइम्स 600। समझ में आ रही है ना बात? सिमिलरली ये 4/A हो जाएगा, एंड देन ये आ जाएगा मेरे पास 3/A इज इक्वल टू KT। बोलो यस और नो। क्या मैं डिवाइड कर दूं उसको? 1/3A इज इक्वल टू के 600 से। सर क्यों? तो बेटा टाइम सलीके वाला निकल जाएगा बहुत। इससे ये उड़ाओ, इससे ये उड़ाओ, ये ऊपर आके 9 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो टी है दैट विल बी 600 इंटू 9 है। चेक करके एक बार बता दीजिएगा यार कैलकुलेशन क्या आ रही है। तो 54 9 6 54 होता है, सेकंड आ रहा है मेरे हिसाब से। डिवाइड भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो 60 से, आराम से टाइम मिनट वगैरह में निकाल सकता हूँ, बट क्यों निकालू? इतना स्टाइल थोड़ी मारना है। चेक कर लें एक बार, कर लेते हैं सर। यहाँ पर आपने बोला 80 है, 75 आपका 25% लिया, मतलब 75 बचा। तो 3/4, 4 ऊपर आ गया, बढ़िया। अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई तो 1/3 है, बढ़िया, ठीक है। 4 ये ऊपर चला गया तो 3/, ठीक है। इससे ये उड़ाओ, 9 ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया क्या? T/600, T/600 बराबर 9, T/600 बराबर 9, बढ़िया। मेरे हिसाब से सही आंसर। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देते हुए जाइएगा। ये सवाल थोड़ा पुराना, और जब मैं इसको पढ़ भी रहा था तो लग रहा था कि हाँ दिमाग चलवाते थे एनईपी से पहले लोग जो भी बैठे हुए थे हमारे इंस्टीट्यूशंस में, वो दिमाग चलवाते थे। एनईपी वालों ने जो पेपर बना रहे हैं स्पेसिफिकली, नॉट एनईपी, मतलब एनईपी में हो सकता है मतलब काफी अच्छा ही है, हो भी सकती है नहीं भी, बट वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि हम अभी देख सकते हैं। बट ये दिमाग चलवाना, देखना जरा। हाफ लाइफ दे रखी है, ठीक है सर, दे रखी है, बहुत बढ़िया। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा है टाइम बताओ इसका, तो आप लॉजिकली अगर कोई इंसान होगा वो बोलेगा सर इस टाइप का सवाल अभी अभी हमने करा है,
यहाँ पर ये पूछना है कि आपका जो है वो कौन सी ऑर्डर दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो T 75%। सर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने कहा यार बिल्कुल आपने फॉर्मूला तो सही बोला। फिर आप बोलोगे कि सर हमें T 75 निकालना है, मैं कहूंगा हाँ। और आपका इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ क्योंकि आपकी 75% रिएक्ट हो गई, तो आप बोलोगे सर ये अगर 100 है, यहाँ 100 माइनस वो आ जाएगा। तो सर यहाँ पर मैं आप लिख सकते हैं या तो ए अपॉन आप लिखवा दो कि A/4, या सिंपल आप 100 अपॉन कितना बचा, 100 माइनस एक्स, दैट इज 25 बचा, तो आप ये करवा दो, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। फिर मैं कहूंगा यार के का क्या करूं, तो आप कहोगे सर के के लिए फर्स्ट ऑर्डर दे तो रखा है कि आपका जो T½ है मिनट में दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू ln2/k। मैं कहूंगा यार बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर क्या आप सोच भी पा रहे हो वो चीज जो मैं सोच पा रहा हूँ? सर क्या मतलब? सर ln2/k ये आ गया, अब इसी को तो यहाँ पुट करना होगा, आंसर आ जाएगा। मैं कहूंगा ठीक है आप सही जा रहे हो, बट रीथिंक अगेन अगेन। सर क्या रीथिंक का मसला आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्यों दी हुई? सर कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, वैसे दे तो रखिए सर, हो सकता है टाइम पास के लिए दे रखी हो या किसी अगले पार्ट में काम हो। अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये आ जाएगा। सो द पॉइंट इज, मैं यहां से के जो निकाल रहा हूं वो 380 डिग्री सेल्सियस पे निकाल रहा हूं। मुझे जो T 75 निकालना है वो के 450 डिग्री के लिए निकालना है। तो यहां पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये आ गया कि यहां मुझे के पता है कितने का। सर आपको के पता लग जाएगा यहां से 380 का, ठीक है। बट क्या ये के आप यहाँ यूज कर सकते हो? मेरा आंसर रहेगा नो। बिल्कुल सर आप यहाँ पर ये यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई कैलकुलेशन भी टीडियस हो गई, क्वेश्चन भी बढ़िया हो गया, दिमाग भी लग गया और मजदूरी भी हो गई। तो अब क्या करें बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी दे तो रखिए, वेंट ऑफ इक्वेशन यूज करो, ln_k2/k1 बराबर EA/r 1/T1 - T2 लगाओ और अपने आंसर तक अब आप पहुंचोगे। तो मजदूरी है यार यहाँ पर। पहला आप इससे वैल्यू निकालोगे, ठीक है सर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पुट करोगे, ठीक है सर कर लेंगे। ईए की वैल्यू यहाँ 200 किलो जूल पर मोल पुट करोगे, हाँ सर। बट सर आर तो बेटा यहाँ किलो जूल में, तो आप इसको 10⁻³ करो और आर को आप पुट करो ये, ठीक है सर। T1 को आपने K1 क्या लिया है भाई, बताओ क्या ले रहे हो आप? K1 सर हम K1 क्या लोगे बताओ ना यार। तो ऐसा करता हूं मैं, इसी को K1 ले लेता हूँ। चलो अगर ये K1 है तो मैं इसको पुट करूंगा 380 डिग्री नहीं, 380 प्लस 273, 380 प्लस 273 हो जाएगा 450, 650 और 653 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं क्या हो गया, गला जल्दी हो जाता है आजकल, ज्यादा बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। पानी पियेंगे लो। फिर यहाँ पर मुझे कितना बढ़ाना है आपका, आपको 90 बढ़ाना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं नहीं 70 बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 743। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे, कैलकुलेटर्स आपकी डेफिनेटली मदद लोगे। एट द एंड यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको e⁻² में ले जाना, ऐसे K2/K1 बराबर e⁻, ये जो सॉल्व करते हैं, ठीक है वो निकालना। K1 ये है ये आपका, फिर अपना आंसर लाना। समझ पाए? और ऐसा कोशिश करना कि K2 की जो वैल्यू है ना ln2 की फॉर्म में ही रहना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे आपने ये सॉल्व करा, e⁻, कुछ आ गया होगा और आपका मैं मान रहा हूँ K2/K1 कुछ आ रहा है P के इक्वल, ऐसे लेट करो। तो आप जो K2 लिखोगे ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट सर, दैट विल बी इक्वल टू K1 टाइम्स P। और K1 क्या है आपका, ln2/360 ही रहने देना इनटू ये पूरा नंबर, ठीक है। सो दैट यहाँ आपको आसानी हो जाए। क्या आसानी होगी? ये आसानी होगी कि आपका जो K 450 निकला है, जिसको मैं K2 बोल रहा हूँ, उसको मैंने लिखा है ln2/360 इंटू जो भी नंबर आएगा सॉल्व करके वो, ठीक है, T 75 निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ln2। तो एक जगह तो आप लॉग को अवॉइड कर ही दोगे ना कम से कम, तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी। यहाँ पे इसको इससे उड़ाओगे, फिर आप बोलोगे जो T 75% है दैट विल बी इक्वल टू 720 बटे ये पी। और ये पी क्या है, जो भी यहाँ से सॉल्व कर गया है, तो मैंने काफी आप नहीं नहीं जो यहाँ पे एट द एंड सॉल्व कर गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो e⁻² में डालोगे वो है आपका पी। तो आई होप आप लोग मेरी और अपनी मजबूरी को समझ सकते हैं, मतलब मैं भी आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, और कैलकुलेटर्स आपको इज्जत देते हुए बेहतरीन तरीके से आप उसको इस्तेमाल करके फाइनल आंसर निकाल के आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो लगभग देख लिया, इंटीग्रेटेड आर इस इक्वेशन, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर डबल हो गई और ये हो गई, अबे यार ये बच्चों वाला सवाल देखना जरा। इन्होंने बोला है
कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा अगर इन्होंने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, बी की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी, और इन्होंने रेट लॉ भी दे रखा है। सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं सर? नहीं, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बने। बढ़ो आगे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमें क्या। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाफ लाइफ दे रखी है, बढ़िया। 60% डीके करना है तो सर वही है आपका के टी 60% बराबर 100 अपॉन, अच्छा, टू डीके टू 60% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियली 100 था, बाद में कितना बचा? 60% बचा, ये याद रखना, बचा। इससे आंसर आ जाएगा। के क्या है मेरे पास? ln2/t ½ हाँ जी सर, ये ना। हाँ, टी 60% निकालना है, इसकी वैल्यू लॉग से करूं या वैसे करूं? बताओ कैसे करूं। जैसे आप बोलोगे वैसी करी जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लॉग को 5/3 कर दूं तब भी कुछ फायदा वैसे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कैलकुलेशन ये साहब करवाना ही चाहते हैं, या फिर भी आप बोलो तो मैं करूं ट्राई। चलो कर लेते हैं, 2.303 कर दूं उसको। लॉग 10/6 आएगा तो लॉग 10 माइनस लॉग 6 कर देता हूँ। सिमिलरली इसको भी 2.303 लॉग 2 कर देता हूँ। कम से कम कुछ तो कैंसिल हुआ। ये लिख देता हूँ 0.3, ये आ जाएगा 1। लॉग 3 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.48। तो ये यहाँ पर ऐड होगा शायद, मेरे हिसाब से 0.78 होगा शायद। चेक कर लेना एक बार। 2 into 3 होता है ना, तो 3 होता है और वो फिर ऐड करना पड़ेगा। हाँ तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या? 0.22। सो लेट एट द एंड टी 60% विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.22 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू 2.05 इंटू 10⁻⁴ खत्म। निकाल लो, कुछ ही कुछ ही आप लोग घर चले जाइएगा। तो ये था हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वाला पार्ट, आई गेस, और शायद ना हो। है साहब, है 3 और हैं अभी। तो आओ जरा देखें यहाँ क्या दे रखा है। रेट कांस्टेंट है ना। हाँ, तो कंप्लीट 1/3 का क्या मतलब हुआ बताना जरा। सर आप बताओगे नहीं तो हाँ बेटा, मतलब कितने बदतमीज हो, कुछ खुद भी नहीं कर सकते। के टी बराबर ln ए अपॉन, इन्होंने क्या बोले, टू कंप्लीट 1/3, बचा कितना होगा सर? 2/3, खत्म। इससे ये उड़ाओ, ln3/2 आ गया। अब ये तो मैं कैलकुलेट ना ही करूं तो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। बस ये कर देता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि इस तरीके से करके आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ln 1.5 आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, थोड़ा सही रहेगा। इसको और चाहें तो आप इसको 1000 × 10 लिख दीजिएगा, ये 5 2 हो जाएगा। ln 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 10⁻³ करके टाइम निकाल के अपने घर चले जाइएगा, मतलब एग्जाम पूरा करके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है? रेट कांस्टेंट एट दिस। ठीक है, आसान है यार ये तो, मतलब बहुत आसान है, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। इसको मैं बोल दूं K1, इसको मैं बोलूंगा T1, इसको मैं बोलूंगा K2, इसको मैं बोलूंगा T2। वैल्यू दिखा देता हूँ। ln K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/R को क्या पुट करूं? टेम्परेचर केल्विन में है ना, और क्या है कुछ है इसमें करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मुझे किसमें निकालनी है? जूल में निकालूंगा ना। ठीक है, 8.314। T1 क्या लिया था मैंने? K2/K1। हाँ, T1 K2/K1 है ना, तो 28 2.8 वाला क्या मतलब पहले वाला। कोई डाउट? नो सर। एलसीएम ले लूं डायरेक्ट? हाँ सर ले लो, 400 इधर 300 इधर, या फिर बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे 4 - 3 कर दें और नीचे आप क्या करूं, क्या बोल रहा था, 4 - 3 कर दे और नीचे आप कुछ गलत करा मैंने, इंटू, रुक जाओ। हाँ, 300 इंटू बस 4 कर दे, मतलब 1200 आ जाएगा ना नीचे। मैंने एलसीएम 1200 ले लिया तो इंटू 4 कर दिया। ठीक है, सही सही है यार, सही है। जिसको ये समझ नहीं आया भाई वो मैथ्स पढ़ लेना थोड़ी सी बात, मैं नहीं बता रहा इतना कुछ। ये हो जाएगा, ये ऊपर आके सेटल करके 10⁻⁻⁴ नहीं, 10⁻⁴ +4 कर देगा। ठीक है जी। तो ये क्या है? 28 है, ये 10⁻⁴ हो गया। तो 7 चौक 7 टेंजा, 2 दूनी 2 पंजे। ठीक है, इसको मैं 10⁻³ इंटू 10 करता हूँ, ये आ जाएगा 5। तो ln
25 × 10⁻³ इज इक्वल टू, पूरी कहानी आप सॉल्व करके चले जाइएगा और सुना दिएगा किसी को। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। रिएक्शन दे रखी है, ऑर्डर निकालना है इन लोगों के आगे। यार ये सवाल याद होना चाहिए यार आपको। जिस बच्चे ने बिना रेट लॉ वगैरह लिख के कर दिया ऑर्डर, वैसे ही बता दिया तो यार मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो लोग कहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, चलो इसको, ये कॉन्सेंट्रेशन है ठीक है। अब इसकी हर जगह बदल दी, ठीक है। अभी देखते हैं, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ठीक है, बट इसको भी बदल दिया, इसको भी नहीं, अभी नहीं। इस पर आओ, ये कांस्टेंट, ये दो लोग कांस्टेंट मिल गए और ये हो गया ठीक। अब देखो हो क्या रहा है, पावर देख लेना, 10 - 4 है सब में, हाँ ठीक है। आई होप सो यही होगा। 4.8 से 2.4 मतलब रेट क्या हो गया, कोई मुझे बता सकता है? सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ नेगेटिव, क्या ये रेट वही रेट लॉ के इक्वल होगा? हाँ सर, ये दिस रेट इज इक्वल टू यही होगा, ठीक है बढ़िया। बिकॉज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि हियर ये रेट हाफ हुआ या नहीं? हाँ सर हो गया। कब हुआ? क्योंकि मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया। तो बच्चा बच्चा बता देगा OCl3 नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, खत्म। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है सर। ये समझ गए, जिसको नहीं आया भाई लेक्चर देख लेना यार। ये सब मतलब अगर मैं मैथमेटिकली करूंगा फिर मतलब क्या बचेगा जिंदगी में, मेरी भी और आपकी भी। नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये कांस्टेंट यहाँ से रखा, इसको यहाँ से यहाँ कांस्टेंट रखा, ठीक है। इसको मैंने हाफ कर दिया, आई होप सो मैंने हाफ करा हो। और यहाँ 5 से 2.4 आ गया। लॉजिकली तो 2.5 इन्हें लिखना चाहिए था, बट ठीक है, लगभग लगभग ये भी हाफ ही हुआ है। तो फिर मेरे हिसाब से इसका भी ऑर्डर बना जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा बाकी, क्योंकि मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो हाँ लगभग हाफ ही हुआ है, ठीक है। ये भी कॉन्सेंट्रेशन इसकी सेम, इसकी सेम, ठीक है। इसको ऑफ कर दिया तो रेट भी लगभग ऑफ हो गया, ठीक है बढ़िया। तो आई नेगेटिव के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर बनाया गया, जीरो कौन लिख रहा है। नेक्स्ट, अब आई नेगेटिव हो गया, OCl नेगेटिव हो गया, OH को देखते हैं, ठीक है। तो OH में हम वेरिएशन, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ से आया सेम, यहाँ से आया सेम, यहाँ से आया हाफ, और यहाँ से यहाँ गया अनचेंज, मतलब ये बात। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे, तीनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिख दिया, रेट लो, फिर आप बना ही लेंगे, बच्चा ही बच्चा बना लेगा। के टाइम्स दिस। आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक किसी को भी, ठीक है। ठीक है फिर चलना चाहिए, मतलब यार समझ में आ गया ना ये, मतलब देख तो यार बचपन में कराया था, बाकी यार वीडियो देख लेना, मतलब दिल सा नहीं कर रहा, पता नहीं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का, इतना आसान सवाल है क्योंकि। आइए, ऑनलाइन के जमाने का सवाल, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। ओके ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये पहचान पाए या नहीं पहचान पाए किस फॉर्म में लिखा है। तो ये जो आपकी फॉर्म है दैट इज, आपको जो मैंने बताई थी दैट इज, ये फॉर्म मैंने आपको बताई थी, है भाई। अभी अभी देखा होगा आप, बट इन्होंने लॉग का लिखा है तो मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बढ़िया सर कर दिए, मतलब चेंज कर रहा हूँ, कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। बट मुझे ऊपर वाली फॉर्म में लाना है तो मैं ओवरऑल इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से उड़ जाएगा ये, यहाँ से उड़ जाएगा ये, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2.303 RT। मेरे हिसाब से जितना भी बच्चा गलती करके आया होगा वो यही वजह से गलती करके आया होगा। आओ देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है यार। सिंपल कंपेयर करो, सिंपल कंपेयर करो, ये वाली टर्मिनोलॉजी क्या है, दिस इज -1.25 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी। तो क्या ये इंसान इस इंसान के बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल। तो जिसने ये पूरे के बराबर करा वो आंसर करके आ जाएगा, जिसने नहीं करा वो फिर गलती करके आएगा। 314 लिख रहा हूँ इंटू 1.25 × 10⁻⁴। अब यार मल्टीप्लाई तो कैलकुलेटर बहुत अच्छे से करता ही है। सो एट द एंड आप चाहें तो आंसर को किलो जूल में लिख दीजिएगा, सो दैट आपका आंसर आसान रहे। या मुझसे भी करवाना चाहते हो तो चलो यार कर ही लेता हूँ, एक आध आसान सीख लो इसलिए कर रहा हूँ, बाकी मुश्किल भी करी यार, ऐसी बात नहीं है। ई रेस टू आर वाली करी नहीं थी अभी, याद करना बीच। तो 23.93 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से फाइनल आंसर 239.33 किलो जूल आ जाए। चलो, रेट कांस्टेंट है 625। अभी इसकी बात करता हूँ, पहले फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए निकालूं तो लॉग ए किसके इक्वल होगा सर जी? लॉग ए आपका इक्वल होगा, खत्म। ए क्या आ गया? 10⁻12.34, खत्म। आई होप सो किसी को डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर चीज में भी।
सो 10⁻³ 12.3 12 पॉइंट आपका हो रहा है 34। तो ये तो कुछ बड़ी काफी वैल्यू आ रही है, दैट इज 2.18 इंटू 10⁻12 आ रही है। हाँ ठीक है, ऐसी कुछ आना चाहिए, ठीक है बढ़िया। ये आपका ए आ गया। नाउ अब इसने पूछा क्या है कि आपको रेट कांस्टेंट बताना है एट दिस टेम्परेचर। कोई लॉजिकली सोच सकता है कैसे निकालना चाहिए? अरे सर क्या बात कर रहा है, बस टेम्परेचर यहाँ पुट करो, बहुत बढ़िया यार। जिसने भी ये सोच लिया मतलब बढ़िया, शाबाश एकदम। यहाँ पुट करना था बस माइनस का, इसको मैं 125 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करा मैंने, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटू 10 आ जाएगा। टेम्परेचर कितना है, 625। खत्म, 1 जा 2 जा, अबे 20 आ रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 20 में से माइनस करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट बट नॉट। सर क्या बात कर रहे हैं, आपका 7.5, तो आपका सॉरी 7.86, तो के बराबर 10 की पावर आ रहा है, यानी बोलो यस हो। क्या रात हो गया? तो आई होप सो मजा आया होगा यार आपको। मेन चीज ये कुछ ना कुछ नया मिला होगा, कुछ कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, नए सवाल टाइप मिले होंगे। तो एट द एंड मेरा आंसर 1.38 इंटू 10⁻⁻08 आएगा। और हम अगर यूनिट को देखना चाहें तो इन्होंने खुद ही बोल रखा था, तो ये सेकेंड इनवर्स आए। सो दिस विल बी द रेट कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सवाल। तो काइंड ऑफ यार अगर मैं देखूं ना, बहुत सारी हमने वेराइटीज कवर करी है। ऐसा ही नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही सवाल मुंह उठा के करवा दिया। आप देख सकते हैं वेराइटीज, ये वेराइटी अलग, दिस इज अगेन डिफरेंट वेराइटी। फिर ये एक वेराइटी हो गई टाइप की, ये वाली चलो सिमिलर सेट है बट अलग अलग तरीके से। ये वाला एक अलग वेराइटी हो गई। फिर ये बढ़िया सवाल 380 से 450 तक लेके गया, समझ रहे हैं। फिर ये सेकंड ऑर्डर की वेराइटी, ये वाली वेराइटी अलग एक, इसको आप देख सकते हैं। चलो ये फिर भी फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो यार ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर से न्यूमेरिकल आ ही रहा है और आएगा भी आपके एग्जाम में। बाकी वालों से थोड़ा वो रहता है कि हाँ आए या ना आए, वो सोच जो उनका मन करेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और आर्हीनियस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन एक T1 T2 वाला, और वो व्हाट वाज दैट, फर्स्ट ऑर्डर से न्यूमेरिकल आपके पेपर में मान के चलिए आ रहा है। और आपको डेफिनेटली सॉल्व करके भी आना है, ये भी आप मान के चलिएगा। ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन आ रहा है तो बस ठीक है, आप सॉल्व भी करके आ रहे हैं उसको, और आप उसका आंसर भी सही निकाल के आ रहे हैं, ये आप मान के एग्जाम में ही जाइए। हियर वी हैव इज दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो यार मतलब मैं डेरिवेशन ये वाली पता नहीं कैसे थ्योरी में भूल गया, मतलब मेरे याद थी, मैंने उस टाइम पे भी आई रिमेंबर वेरी वेरी वेल कि यार ये मैंने अपनी केएल कपूर साहब में भी पढ़ी थी। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गया, मतलब वन शॉट में मुझे नोट्स में नहीं मिली, अब करा दी पता नहीं कैसे ये मिस हो गई, बट ये मुझे वन शॉट में ही करानी थी। बट आई डोंट नो कैसे भूल गया। ठीक है लेट भी अब करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट कमियां तो यही पूरी करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, उस कोलिजन थ्योरी में कुछ ऐसा पढ़ा था हमने। हाँ सर, बायोमोलिक्यूलर वाली। अब यहाँ पर ये जो EA/RT लिखा था, दिस इज नॉट EA, दिस इज योर E0 माइनस एप्सिलॉन नॉट, ये आपने देखा होगा। सो होता क्या है यहाँ पर, दिस इज वो वाले लोग या वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कुछ एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हो। सो कोलिजन थ्योरी हो गई, एक आर्हीनियस थ्योरी हो गई। सो आर्हीनियस थ्योरी में हम एक्टिवेशन एनर्जी लेके चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ बात करी जाए कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन थ्योरी हमारी जो बात करती है ना, वो स्पेसिफिक टू मॉलिक्यूल्स होती है, वेयर आर्हीनियस इक्वेशन ओवरऑल सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करती है। तो वो एक प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करती है, और वो मानती है कि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी, ये मानती है आपकी आर्हीनियस थ्योरी। बट यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा आता है जो आता है मॉलिक्यूलर लेवल पर, हम अगर बात करें तो वहां पर थोड़ा सा रीडिफाइन किया गया है चीजों को, और बताया गया कि ये जो हमारा E0 है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, टर्म एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी सफिशिएंटली, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पर द एनर्जी विच इज इफेक्टिव इन प्रमोटिंग रिएक्शन, इट्स नॉट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनका मॉलिक्यूल का, बट क्या है यहाँ पर उस कंपोनेंट को करस्पॉन्ड कर रही है जो आपका कहीं ना कहीं लाइन ऑफ सेंटर जोड़ना है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपकी ये वेलोसिटी है आपकी, क्योंकि 3D मॉलिक्यूल है तो आपकी एक्स वाई तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। नहीं यहाँ पर मान लेते हैं ये आपकी, इसकी भी ऐसी तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि ये वाले कंपोनेंट को ही हमें कंसिडर करना है, एक कंपोनेंट की वेलोसिटी लेनी है, ये थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं, उसी की काइनेटिक एनर्जी लेनी है। सो काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट हाँ उसी की तरह। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि दिस ये वो एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक सम पोर्शन, इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का आपको काइंड ऑफ कंपोनेंट लेना है। कंपोनेंट काइनेटिक का नहीं लेंगे, बेसिकली वेलोसिटी का लेंगे। फिर वहां से हम, आपको आती है ना कंपोनेंट्स, v cos थीटा v sin थीटा, उसी टाइप का कुछ होगा, तो उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लेंगे, फिर उससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।
सो ये जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी विद दैट कंपोनेंट, इसको हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एक रिएक्टेंट के पास होनी ही चाहिए। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो डिफरेंस है बिटवीन दिस पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी एंड द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दिस इज नोन एज द एक्टिवेटिंग एनर्जी। तो ये हमारा दिया है। अब ना इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो ये आता है, हम यहाँ पर डेरिवेशन के अगर मैं हिसाब से देखूं, आर्हीनियस साहब के अकॉर्डिंग ये था हिसाब किताब, ठीक है। और जो मेरे ये बोल्ट्जमैन, सॉरी बोल्ट्जमैन कह रहा हूँ, ये बोल्ट्जमैन तो नहीं होंगे, ये वाले साहब थे, इन साहब के हिसाब से आपने देखा होगा कि मेरा जो फाइनल फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार आता है, पाई सिग्मा स्क्वायर, देन ए टाइम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिस पाई, फिर यहाँ पे म्यू आपका जो रिड्यूस मास आता है, देन ई रेस टू पावर माइनस ऑफ यहाँ आएगा ई नॉट बाय आर टी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सारे लोग ये लगभग कांस्टेंट है एक्सेप्ट टी वगैरह, तो मैं इसको के मान लूंगा, या के नहीं, यहाँ पे इसको ऐसी बी मान लेता हूँ, कुछ चीज होगी, कोई चीज हमें क्या पता। और ये यहाँ पर बी मान लिया मैंने इसको, देन ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर फर्दर अंडर रूट टी इंटू ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई नॉट बटे आर टी। सो ये मेरा क्या गया, तो ये मेरे आर्यनियस साहब ने बोला, ये मेरे इन साहब ने बोल दिया, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पर आपको आर्यनियस इक्वेशन तो याद ही होगी कि अगर मैं यहाँ लॉग ले लूं एल एन के बराबर यहाँ पर एल एन ए माइनस ऑफ ई ए बटे आर टी। सिमिलर मैनर में जरा यहाँ लॉग लीजिए सर, एल एन के बराबर यहाँ अगर हम देखें, सो आई डोंट नो वेदर इट्स कांस्टेंट और नॉट, तो मैं यहाँ पर इसका भी लॉग ले लूंगा, बट ना चाहूं तो ना भी सकता हूँ, एल एन भी होगा कुछ। फिर यहाँ पर मैं जब इसका लॉग लेने जाऊंगा तो टी रेस टू पावर हाफ, आपको पता है वो पीछे आ जाएगा, एल एन टी यहाँ पर हाफ आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा ई नॉट बाय आर टी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, समझ में आई अच्छे तरीके से? हाँ सर। अब यहाँ पर आपको पता है यार ये इंसान कांस्टेंट है, ये इंसान कांस्टेंट है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इसकी अगर मैं इन दोनों को अभी इक्वेट कर दूं तो यार कुछ साफ सुथरा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, वहां पर मेरे पास एल एन ए भी आ जाएगा, एल एन बी भी आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मारते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। द मोमेंट मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट मारा, द मोमेंट मैंने इसको डिफरेंशिएट मारा, तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर डी एल एन के बाई डी टी मेरा आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस जब मैं इसका डिफरेंशिएशन मारूंगा तो टी रेज़ टू पावर माइनस उसका डिफरेंशिएशन वुड बी इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, तो माइनस आपका जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी। आई होप सो आपको इतना बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता होगा, बिल्कुल आता होगा सर। यहाँ पर डिफरेंशिएट मारो तो ये आपका अगेन क्या डी एल एन के बाई डी टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर जी। क्या ये इंसान आपका 0 हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। क्या एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1/x, तो क्या ये 1/x हो जाएगा, मतलब 1/2t, बिल्कुल सर। और क्या ये आदमी अगेन 1/t का डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ हमारा है, ये आदमी मेरा ये हो जाएगा? हाँ सर, बात तो आप सही करें। अब यहाँ पर क्या देख सकता हूँ मैं, 1/t माइनस ई नॉट बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे दो मेरे एक्सप्रेशन आ गए। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं सर? बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को जैसे इक्वेट करूंगा तो मेरे पास सिनेरियो आ जाएगा ई ए बाय आर टी स्क्वेयर प्लस 1/2t बराबर, क्या बोल था मैंने, नहीं ई ए बाय आर टी स्क्वायर मेरे पास था, इसको इक्वेट करना है ना, अब क्या करवा रहा हूँ उससे, इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर टी स्क्वायर प्लस 1/t। हाँ जी सर। जरा एक काम करो, इसको आर टी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो क्या मेरा ई ए बराबर हो जाएगा ई नॉट प्लस आर टी, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा आर टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल, तो क्या ये आर टी बाय 2 आएगा या नहीं, बस इतना मुझे बता दीजिए। हाँ सर बिल्कुल है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन, यही आपकी डेरिवेशन है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो, बट ये डेरिवेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्या लगाया है, क्या लॉजिक लगाया, ये यही काम पता कंसेप्ट में खुद मतलब बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया अगर मैं लॉजिकली बात करूं, बट इसको देखने से पहले काफी कुछ देख रहा था मैं कि अच्छा ई नॉट, ये भी मुझे अभी पता लगा कि यार यहाँ पर ये जो ई ए है ये ई नॉट होता है, वरना तो मैं इसको ई ही समझता था बचपन से ही अब तक। अब पता चला तो वही है, टाइम के साथ साथ सीखते हैं, आपको कुछ सिखा रहे हैं, सिखाते टाइम और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये बट आई होप डेरिवेशन समझ में आई होगी, जो मेन काम था यहाँ पर। सुनाओ अगेन वही सिमिलर सेट का यहाँ क्वेश्चन आता हुआ कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो ट्रिपल हो गया जब आपने इतना टेम्परेचर बढ़ाया, आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये पता नहीं क्यों टाइम पास के लिए दे रखी है, कितनी होगी आपको कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो यहाँ लगेगा एल एन के टू बाई के वन। क्या मैं बोल सकता हूँ के 3k हो जाएगा, फाइनल इस 3k, इनिशियल मेरा हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। ई ए बटे आर 1 अपॉन T1 माइनस T2, तो T1 क्या है 288 माइनस 1/323, खत्म। सिंपल लगाओ आंसर, पाओ घर चले जाओ, मतलब क्वेश्चन करके जाइएगा।
नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। तो कोलिजन थ्योरी के यहाँ पर दो नेसेसरी कंडीशंस ही बतानी है। ये ऊपर पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो है भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर बट ऑल्सो ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल इसकी चीज है यार, कि हमारे पास सबसे पहले कोलिजन थ्योरी यही बोलती है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो फॉर्म बनेगा वो तभी बनेगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब जब वो कोलाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कोलिजन से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और सिर्फ वही कोलिजन इफेक्टिवली प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट जो, जिनकी बेसिकली एनर्जी जो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे होंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन का, जिसको हमने यहां से समझा था कि भाई सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अब वो हो सकता है उनकी वेलोसिटी, जनरली मैं काइनेटिक एनर्जी से समझाना चाहता हूँ कि उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुई सो दैट वो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर पास करवा पाए, वो टकरा भी गए, तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर वो, उसको मैं इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलूंगा। वहां पर जो हमारा एनर्जी बैरियर था वो क्रॉस नहीं हो पाएगा। पहली चीज आप काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे, ठीक है। अगर ये लो हुई तो हमारा कोलिजन होगा, तब भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा। दूसरा क्या सीन है, दूसरा सीन ये है कि अगर आए, मान लेते हैं ये बहुत रफ्तार से आ रहे हैं बट टकराए ऐसे टेढ़े मेढ़े, मतलब ये साइडवेज कोलिजन काइंड ऑफ हो गया। मान लीजिए हेड ऑन कोलिजन ना हुआ, साइडवेज कोलिजन हो गया, तो मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा थी बट इनकी ओरिएंटेशन खराब थी, जिसकी वजह से ये हेड ऑन कोलिजन एकदम सामने सामने नहीं टकरा पाए। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आई होप आप बहुत आराम से समझ गए होंगे फिजिक्स से लगाते हुए। अब स्टेरिक वैल्यू ये क्या होता है, तो स्टेरिक फैक्टर हमारा बताता है हमारे जो ओवरऑल, बेसिकली प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी इसको बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये हमें ये बताता है कि कितने हमारे इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। अगर पी की वैल्यू 1 हुई मतलब हमारे 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 100% कोलिजन होगा, ये इसका मतलब है। यदि ये 100% या इसकी वैल्यू 1। अब क्या ऐसा पॉसिबल है लॉजिकली, आप बोलेंगे लॉजिकली इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ना कुछ हमारे जो है वो इन इफेक्टिव कोलिजन भी तो होते हैं साहब। तो सारे ही हमारे इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते, कुछ कुछ हमारे इन इफेक्टिव या अनइफेक्टिव, जो भी इंग्लिश बन रही है शायद इनइफेक्टिव बन रही होगी, वाले भी होते हैं, जहां पर हमारे प्रॉपर ओरिएंटेशन से वो नहीं होती, दैट इज कोलिजन नहीं होता। कहीं पर हमारा जो है वो सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं होती, तो इसी वजह से ये साहब हमारे जो है वो कम पी से हो, पी की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आपको देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर बात करें सो ये वाला अगर हम देखें एलिमेंट्री रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 हो, वो जनरली अननोन होता है। सो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब वही बेसिक रिएक्शन जिसका आप रेट लॉ का में जो भी लिखते हैं वही आपका जो बेसिकली जो उसके स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन होते हैं वही रेट लॉ में आते हैं या रेट ऑर्डर आपका डिफाइन करते हैं। सो वैसी रिएक्शंस की जो है मॉलिक्यूलरिटी जो ग्रेटर देन 3 होती है बट अननोन होती है, तो ऐसी रिएक्शंस क्यों जनरली नहीं जाए। तो आप बोलोगे यार मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होने का मतलब 3 और मोर मॉलिक्यूल्स जो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और इन तीनों का कोलिजन जो होना चाहिए, इन सभी का साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एकदम इफेक्टिव होना चाहिए। यानी बोलिए यस और नो। सर बात तो आप ठीक कह रहे हैं भाई, क्या हमारे 3 और 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल जो वो कोलाइड करेंगे और एक साथ कर रहे होंगे, तो इनका जो कोलिजन है वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होना चाहिए साहब, इफेक्टिवली कोलाइड करें, विच इज ऑलमोस्ट आपकी बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि 3 से ज्यादा इफेक्टिवली कोलाइड कर पाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साइमल्टेनियसली इफेक्टिव कोलिजन की यदि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमारी काफी ज्यादा कम हो जाती है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वो इफेक्टिवली कोलाइड करें, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो इन द स्टडी स्टेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव इंटरमीडिएट दो स्मॉल रिमेन्स द सेम फॉर एन एप्रिशिएबल टाइम। सो कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट की यहाँ पर बात हो रही है, वो क्या होती है, स्मॉल होती है बट एप्रिशिएबल सेम रहती है। तो आप सिंपल सा बोलोगे यार इंटरमीडिएट एक रिएक्शन में बना, दूसरे में कंज्यूम हो गया, एक में फॉर्म हुआ दूसरे में क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। सो होता है क्या, इंटरमीडिएट बनता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। सो अप्रोक्सीमेटली डी आई बाई डी टी आपका लगभग 0 ही रहता है। वाई? बिकॉज रेट ऑफ फॉर्मेशन को मैं डीएफ बोल देता हूँ, आपका लगभग लगभग बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंजप्शन के। कुछ भी लिख रहा हूं मैं ऐसे ही, आप बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ
कंजप्शन लगभग लगभग बराबर हो जाता है, बिकॉज हर स्टेप में वो कंज्यूम हो रहा है और हर स्टेप में वो फॉर्म हो रहा है, सो दैट्स वाई ऐसा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, ये ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस बच्चा बच्चा बता देगा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में भी बच्चा बच्चा बता देगा। एक आपका लंबे चेंज के लिए होता है, एक छोटे चेंज के लिए होता है, इंस्टेंट एट दैट मोमेंट होता है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी भी बच्चा बच्चा बता देगा। यहाँ पर इसका थोड़ा सा मैं बताऊं तो स्टेशनरी हमने यहाँ पर देखा था जब हम फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन पढ़ लेते कि होता क्या है यार, एक पहले आपका जो एक्टिवेट हो गया यहाँ पर एक रेडिकल बना, फिर रेडिकल दूसरे रेडिकल से रिएक्ट करिए, कुछ और रिएक्शन है, फिर एट द एंड क्या होता है हमारे पास जो फाइनल रेडिकल है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सो होता क्या है, ये जो अल्फा है इसका मतलब ये कि एक रेडिकल ने रिएक्टेंट से रिएक्ट करा, कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ और फर्दर रेडिकल बना दिए। यदि ये रेडिकल यदि ये जो रेडिकल यहाँ बने हैं ये एक से ज्यादा हुए तो ज्यादा रेडिकल बन जाएंगे, हाँ सर, तो तबाही ज्यादा होगी, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर ये एक ही बना तो आपका जो है फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाके शांत हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा लॉजिक? तो एक से ज्यादा बन गए तो भाई साहब फिर तो रेडिकल ही रेडिकल तमाशा हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनका अल्फा वन होता है, मतलब उनमें जो है इस पर्टिकुलर स्टेप दैट इज प्रोपगेशन स्टेप में हमारे रेडिकल एक ही बनता है और फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। इसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। नॉन स्टेशनरी में मतलब हमारे फर्दर रेडिकल बनते जाएंगे, ये एक से ज्यादा बनाएंगे, फिर यहीं पर वापस जो और ज्यादा बनेंगे वो और ज्यादा बनेंगे, तो और ज्यादा वो बनाते रहेंगे। डिस्ट्रक्शन भी होगा डेफिनेटली, बट डिस्ट्रक्शन के साथ साथ प्रोपगेशन भी भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये सिनेरियो रहता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी कि यार ये बोलती है कि जो दो रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्ट जब करते हैं तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, जिसमें आपका होता क्या है, एक काइंड ऑफ ये ट्रांजिशन स्टेट होती है जहां पर आपका ना अभी रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं और एट द एंड फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। सो होता क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं ग्राफिकल बताया था, तो आप दोनों ग्राफ बना के आइएगा, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को कि भाई रिएक्टेंट एनर्जी मैक्सिमम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सिमिलरली ये भी आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हुई है, तो उसको आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इधर एंडो में उल्टा होता है, रिएक्टेंट से आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका ऊपर होता है, रिएक्टेंट आपका जो है वो बिल्कुल नीचे होता है, तो इसका जो गैप है उसको आप डेल्टा जनोल बोलते हैं। तो ये था आपके पास छोटे मोटे सवाल जो हम देख सकते थे, जो आपके काम भी आएंगे बिल्कुल डेफिनेटली। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा और मेरी जिगली पॉप जैसी आवाज से आपको नींद जरूर आ रही होगी। अगर जो लोग इस जोक को नहीं समझे बेटा जाके स्टार्टिंग का सुन के आओ। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में विद कैटालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।